बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। 24/9 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ सीमल हाशमी। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूँ अबूज़र मौसम। आप सबको गुड मॉर्निंग। सिमिल आपको गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं कि आपका दिन खैरियत से गुजरे। आगे आने वाले दिनों में ये लग रहा है ऐसे कि फिर से कोरोना के हवाले से काफ़ी तशवीशनाक सूरत हाल बढ़ती जा रही है, लेकिन दूसरी जाने पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ भी हो रही हैं, तो कन्फ्यूजन नज़र आती है आवाम में कि आखिर करना क्या है, जलसों में जाना है या फिर घर पर बैठ कर कोविड के SOPs को फॉलो करना। बिल्कुल, लेकिन ये कन्फ्यूजन कल नज़र नहीं आई जब PDM का जलसा हुआ और अवाम का जमे गफीर वहाँ पर इकट्ठा हो गया। तो इस हवाले से तो हम बात करेंगे, लेकिन आज के दिन की मुनासिबत से आपको बता दें आज एड्स का आलमी दिन मनाया जा रहा है और ये दुनिया में चौथी बड़ी बीमारी जो है वो कंसीडर की जाती है। और इसको फर्स्ट टाइम जब सेलिब्रेट किया गया था तो उस वक्त भी इसका यही मकसद था कि इस बीमारी के हवाले से न सिर्फ इसके साइन एंड सिम्टम्स पे बात करें, बल्कि ये फैलाव कैसे होता है, इसका कैसे रोका जा सकता है, इलाज के लिए क्या क्या चीज़ें मैसर हैं, कब कब डॉक्टर को रिपोर्ट करने की ज़रूरत है, ये तमाम अवेयरनेस जो है वो आज के दिन मुख्तलिफ वर्कशॉप्स में, सेमिनार्स में इस पर बात की जाती है। बिल्कुल, और इसके साथ साथ बहुत सी अहम डिस्कशंस आज होने वाली हैं, क्योंकि PDM के जलसे आइंदा होने भी हैं। लाहौर में भी बड़ा जलसा है, तो उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी का औलिया की धरती पर पावर शो। सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान, मरीम नवाज, आसफा भुट्टो का अवाम के जमे गफीर से खिताब। कामयाब और तारीखी जलसे के इनेकाद पर मुल्तान और अवाम को मुबारकबाद। इस मुल्क में जायज़ हुकूमत को कायम करना है। जुमा और इतवार को मुजाहरों का ऐलान। आसफा भुट्टो ज़रदारी ने दफ्तर मशरक बेनज़ीर भुट्टो शहीद की याद ताज़ा कर दी। खिताब करने का अंदाज और जोश खिताबत में ऐसा कमाल ऐसा लगा जैसे बेनज़ीर भुट्टो ने अवाम से खिताब किया। जाले आसफा भुट्टो की तकरीर सुनकर जज्बाती हो गए। फलक शगाफ नारे लगाकर कौम की बेटी का खैर मकदम किया। शेख रशीद का मौलाना फजलुर रहमान को बंद गली में दाखिल ना होने का मशवरा। कहते हैं जलसों से इमरान खान जाने वाले नहीं, 5 साल पूरे करेंगे। हुकूमत नैब और NRO के अलावा हर मामले पर बातचीत के लिए तैयार है। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी अपनी ही हुकूमत पर बरस पड़े। कहा पंजाब हुकूमत और पुलिस की पॉलिसियां पता नहीं कौन बना रहा है। जलसा होने दें या रोक दें, कोई एक फैसला तो करें। तहरीक इंसाफ के खालिद खुर्शीद खान वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान मुंतखब। हुकूमती इत्तेहाद के नामजद उम्मीदवार अमजद ज़ैदी 18 वोट लेकर स्पीकर मुंतखब हुए। तहरीक इंसाफ के एडवोकेट नज़ीर 22 वोट लेकर डिप्टी स्पीकर मुंतखब। कोरोना वायरस की दूसरी लहर। 24 घंटों में मजीद 67 हलाकतें। तादाद 8091 हो गई। 24 घंटों में मजीद 2458 केसेस रिपोर्ट हुए। मुतासरा अफराद की तादाद 4,04,82 हो गई। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज 1 दिसंबर को एड्स से बचाव का आलमी दिन मनाया जा रहा है। एड्स का मर्ज दुनिया की चौथी बड़ी बीमारी के तौर पर सामने आ रहा है। इस वक्त पूरी दुनिया में तकरीबन 4 करोड़ अफराद HIV वायरस का शिकार हैं। रवां साल का चौथा सालाना डिस्टिंक्टिव इंटरनेशनल अरब फेस्टिवल अवार्ड पाकिस्तानी अदाकारा सजल अली ने अपने नाम करने का एजाज़ हासिल कर लिया। जी, टॉप स्टोरीज आपने जानी। बाकायदा आगाज करेंगे आज के प्रोग्राम का और सबसे पहले तो मुल्क के सबसे बड़ी आबादी वाले सूबा पंजाब के शहर मुल्तान में होने वाले पाकिस्तान डेमोक्रेटिक जलसे की बात कर लेते हैं। कल खूब रम जमा और ऑपोजिशन की जमातों ने एक बड़ी तादाद में लोगों को इकट्ठा कर लिया कि गवर्नमेंट और इंतजामिया भी रुकावटें, कंटेनर्स, पकड़ धकड़ के सिलसिले के बावजूद इस जलसे को रोक नहीं सकी है। बिल्कुल, तो ये तमाम सूरत हाल हमने कल पूरा दिन देखी और यही लग रहा था कि चूँकि स्टेडियम में जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है और जब 3 बजे के करीब जाकर जलसे की इजाज़त दी गई कि ऑफिशियली जलसा किया जा सकता है, तो फिर चूँकि घंटा घर में ही स्टेज भी लगाया गया, वहीं पर कंटेनर पर खड़े होकर उसको स्टेज बनाया गया और वहीं पर खिताब भी किए गए, क्योंकि फिर उस वक्त स्टेडियम में जाना और वहाँ पर अरेंजमेंट करना, लाइट्स लगाना, म्यूज़िक का सिस्टम रखना, वहाँ पर साउंड सिस्टम रखना, वो बड़ा मुश्किल था। लेकिन जहाँ पर हुआ वो भी खूब हुआ जलसा, और PDM का जलसा वहाँ पर हमने देखा घंटा घर में बहुत बड़ी तादाद में आवाम मौजूद थी, नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI को सपोर्ट करने के लिए। बिल्कुल, JUI के भी बहुत से कारकुन मौजूद थे। एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो कल के जलसे के हवाले से रही वो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की
जानिब से आसिफा भुट्टो जरदारी जो हैं वो इस जलसे में पीपल्स पार्टी की रिप्रेजेंटेशन कर रही थी। और आसिफा भुट्टो जरदारी साहबा के बारे में अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की वो साहबजादी साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की छोटी साहबजादी, और छोटी साहबजादी ने बड़ा रंग जमा दिया। कल ये सोशल मीडिया वेबसाइट्स के ऊपर इनके बारे में बड़ी तारीफ भी हो रही थी। बहुत से लोगों ने ये भी कहा कि उनमें बेनज़ीर भुट्टो शहीद की झलकियां नजर आई, खासतौर पर जब उन्होंने नारे बुलंद किए और जो जेस्चर्स जिस तरह से वो शो कर रही थी। इससे पहले भी अबूज़र वो काफ़ी फलाही कामों में हमेशा सरगर्म नजर आती रही। बिल्कुल, चूँकि ये उनका पहला सियासी खिताब था इसलिए इस पर बात भी बहुत हुई। 2018 के आम इंतखाबात हों या फिर लियारी और लाड़काना में पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम हो, आसिफा भुट्टो अपने भाई बिलावल के साथ सियासत में पेश नज़र आई हैं। और जब आसिफ अली जरदारी के खिलाफ एहतसाब अदालत में मुकदमात चले तो आसिफा भुट्टो जरदारी का वालिद का हाथ थाम कर अदालतों में पेश होती रहीं। आसिफ जरदारी से गिरफ्तारी के बाद जब ये सवाल किया गया कि अगर बिलावल भी गिरफ्तार हो गए तो क्या होगा, फिर उन्होंने जो जवाब दिया वो कल साबित भी हुआ कि उन्होंने कहा कि अगर बिलावल गिरफ्तार हुए तो पार्टी परचम आसिफा संभालेंगी। और कुछ अर्सा कबल जब नैब ने बिलावल भुट्टो जरदारी को तहकीकात के लिए तलब किया और उनकी गिरफ्तारी की कयासराइयाँ भी होने लगी तो बिलावल ने भी वाज़ेह तौर पर यह कहा था कि गिरफ्तार हुए तो आवाज़ आसिफा बनेगी। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि इससे कबल भी आसिफा जो हैं वो अपने ट्विटर अकाउंट पर काफ़ी एक्टिव रही हैं। 25 लाख फॉलोअर हैं उनके, खासतौर पर सिविल मिलिट्री ताल्लुकात, सिविलियन और पार्लिमान की बालादस्ती और सूबाई खुद मुख्तारी पर वो खुलकर बात करती हैं। और अगर बात नहीं करती तो बहुत से लोगों की जो उनकी रिजेम्बलेंस रखते हैं उनके थिंकिंग से वो उसको रीट्वीट करती रहती हैं। 1993 में ये पैदा हुई और आसिफ अली जरदारी के साथ साथ बेनज़ीर भुट्टो के साथ उन्होंने जितना भी वक्त गुजारा वो हमें एक्टिव नज़र भी आई। बीबी शहीद के जदोजहद के दौर में भी जाहिर है वो साथ साथ थी। जब साबिक सदर जेल में थे तो वो उनको विजिट करने जाते थे तो बच्चे साथ हुआ करते थे। और आसिफा तो एक पोलियो कैंपेन में भी हमें याद है कि बीबी शहीद ने उनको साथ रखा और किसी बच्चे को वो पोलियो कैंपेन में कतरे पिला रही थी और खुद भी वो एम्बेसडर हैं पोलियो कैंपेन्स की, तो वो काफ़ी एक्टिव भी हैं सोशली भी। सियासी तौर पर कल उनका पहला खिताब था। और जबकि अगर बात आपने पोलियो मुहिम की तो पाकिस्तान की पहली वो बच्ची हैं जिनको पोलियो के कतरे पिलाए गए। बेनज़ीर भुट्टो ने इनको खुद पोलियो के कतरे पिलाए। तो क्योंकि यहाँ से मुहिम का आगाज़ हो रहा था उस वक्त उनकी वालिदा बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म भी थी। फिर अगर बात करें वालिदा के मिशन की तो उन्होंने अपना फ़र्ज़ समझ कर कबूल भी किया और 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब इक़्तिदार में आई और उनके वालिद ऐवान सदर पहुँचे तो पोलियो फ्री पाकिस्तान मुहिम का फिर आगाज़ हुआ और अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से इंसदाद पोलियो के लिए उन्हें इस मुहिम का सफ़ीर भी मुकर्रर किया गया। बिल्कुल, और आज भी वो रोटरी इंटरनेशनल की सफ़ीर हैं और सूबा सिंध में जब भी पोलियो कैंपेन्स होती हैं तो वो उसमें खुद बढ़ चढ़ कर ना सिर्फ हिस्सा लेती हैं बल्कि उसके अंदर जो है वो पार्टिसिपेट भी करती हैं। फिर एक मौका पर जब ख़ानदानों को बचाने के लिए और फ़िलिपाइन के जज़ायर के ख़ानदानों को बचाने के लिए डोनेशंस की जा रही थी या कैंपेन्स रन की जा रही थी तो उन्होंने एक्चुअली स्काई डाइव करके जंप फॉर ह्यूमैनिटी में पार्टिसिपेट किया और उस इवेंट के दौरान तकरीबन 2500 बरतानवी पाउंड्स चंदा जो है वो जमा हुआ था और उन्होंने वो तमाम के तमाम चैरिटी में दे दिया था और उनकी फ़िलिपाइन के जज़ायर के ख़ानदानों की खिदमत के लिए सर्व कर दिया। बिल्कुल, इसके साथ साथ सरकारी तौर पर आलमी फोरम से उन्होंने खिताब भी किया। गुर्बत के खात्मे के लिए सितंबर 2012 में न्यूयॉर्क में पहला ग्लोबल सिटीज़न फेस्टिवल भी मुनक़िद किया गया था, उसमें भी वो शरीक रही। आसिफा भुट्टो की सियासत में दबंग एंट्री ने अब बेनज़ीर भुट्टो की याद ताज़ा कर दी है क्योंकि कल जब उनकी एंट्री हुई तो वो पहली बार सियासी खिताब करने वाली थी। इससे पहले जब भी वो आई हैं लेकिन वो शिरकत भी करती रही लेकिन कभी उन्होंने खिताब नहीं किया। जब मुल्तान में PDM के जलसे से जब उन्होंने खिताब किया तो फिर लोगों ने उनको रिजेम्बलेंस भी दी बेनज़ीर भुट्टो से। इसके अलावा बात भी की, उनके पूरा दिन ऐसे लग रहा था कि जलसे के अलावा जो मेन फोकस था वो आसिफा भुट्टो भी था। बिल्कुल, और उनकी रैलीज को जिस तरह से कवर किया गया और फिर ऑल्दो उनका खिताब मुख्तसर था लेकिन जानदार था। तज्जियाकार ये भी कह रहे थे तो आपको सुनवाते हैं कि कल जब वो जलसे में गई और हाँ ऑल्सो उनकी जो उन्होंने जो शॉल ली हुई थी मुल्तानी कढ़ाई वाली इट वाज ऑलमोस्ट सेम एज बीबी शहीद। तो वो पिक्चर कंपैरिजन भी चल रहा था कि आसिफा जो है वो शायद उन्हीं की शॉल लेकर आई हैं या बहुत फेमिलियर उन्होंने सोच कर जो है वो शॉल ओढ़ी है। कल उन्होंने जलसे में कहा क्या आपको सुनवाते हैं। दे दिया है, इस सिलेक्टेड को आप जाना होगा। साथियों, इनको लगते है कि हम गिरफ्तारियों से डर जाएंगे तो ये इनकी भूल है। हम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का मिशन और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ख्वाबों को पूरा करेंगे और अपने मुल्क को, इस मुल्क की अवाम को इस
यूसुफ भुट्टो ने बड़ा ज़बरदस्त खिताब किया है और जो उन्होंने बात की ऑब्वियसली गवर्नमेंट पर तनकीद करी थी। उन्होंने कहा कि अब जाने का वक्त आ चुका है, लेकिन जो अंदाज़ बयान था, जो गुफ्तगू का था, वो एग्जैक्टली ऐसी लग रहा था कि बेनज़ीर भुट्टो ही हैं। बिल्कुल, उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग फील जो है वो उनके खिताब में आ रही थी। कल एक और बात ज़बान ज़द-ए-आम रही कि दो साबिक़ वज़ीर आज़म की साहबजादियाँ हैं जो आज PTM जलसे को लीड कर रही हैं और उसमें खिताब भी कर रही हैं। एक तो हमने आसिफा भुट्टो ज़रदारी साहिबा का जिक्र किया, तो दूसरी तरफ मरियम नवाज़ साहबा भी इस जलसे में मौजूद थी और उन्होंने जलसे से खिताब भी किया और इमरान खान को कहा कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा वायरस और अनाड़ी है और शदीद तनकीद का निशाना बना। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि अब वक्त आ चुका है। लाहौर के हवाले से उन्होंने कहा कि जब नेक्स्ट हमारा पड़ाव लाहौर में है तो उसके बाद हम मज़ीद ऐलान करेंगे। और ये उन्होंने ये भी कहा है कि कोरोना के हवाले से वो गुफ्तगू करी थी, उन्होंने कहा ये तो वायरस है, लेकिन इससे बड़ा जो मसला है वो इमरान खान की हुकूमत है, उसको पहले हमें घर भेजना है। ये बुज़दिल है कि अब कोरोना के पीछे छुप रहा है। मुझे समझ आ रही है कि ये कोरोना नहीं है, ये हुकूमत जाने का रोना है। कोविड-19 से पहले कोविड-18 को घर भेजना बहुत जरूरी है। कोविड-18 जिसका नाम इमरान खान है, वो कोविड-18 जब घर चला जाएगा तो कोविड-19 भी घर चला जाएगा। मुल्तान वालों शाबाश, तुमने आज इमरान खान को भगा दिया है, मार मार के भगा दिया है। अल्लाह ताला दुश्मन भी किसी को दे तो ज़र्फ पाना दे। हमारा अलमिया ये है कि हमें दुश्मन भी मिला तो कम ज़र्फ मिला। मुल्तान के जलसा-ए-आम से अपोजिशन इत्तेहाद ने जब उनके सरबरा मौलाना फजल रहमान ने खिताब किया तो उन्होंने कहा कि PTM ने मुल्की सियासत के हर मसले से इमरान खान को लाताल्लुक़ कर दिया है और लाहौर का जलसा हुक्मरानों के ताबूत में आखिरी की साबित होगा। यानी कि इस जलसे के बाद PTM और पुरजोश हो गई है, पुरअज़्म हो गई है कि लाहौर का जलसा तो होगा, क्योंकि कल जिस तरह से इंतज़ामिया नहीं रोक पाई और तमाम लोगों ने इस चीज़ का अपने खिताबात में जिक्र भी किया, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा थे तो इंतज़ामिया ने पीछे हटने में ही जो है वो जिसे कहते हैं ना कि तरीकाकार भी है। लेकिन कन्फ्रंटेशन आप क्या करेंगे, आप आम आवाम को मार तो नहीं सकते हैं या उनके ऊपर कितना तशद्दुद कर सकते हैं, तो तसादुम की तरफ तो कभी भी नहीं जाना चाहिए। तो या तो इजाज़त मिले या फिर अगर इजाज़त नहीं मिलनी है तो फिर उसका कोई तरीकाकार सेट होना चाहिए। ऑन रोड आकर इस तरह के फैसले नहीं होने चाहिए। लेकिन जहाँ पर PTM ने जलसे किए हैं और कल भी किया है भरपूर हुकूमती स्टांस जो है उस पर अगर बात करें तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा वोकल जो होते हैं वो शेख रशीद साहब होते हैं। कल वो सारा दिन यही बात करते रहे, 2-3 जगह पर उन्होंने इंटरव्यूज़ भी दिए, फिर इसके अलावा जो मेन उन्होंने कॉन्फ्रेंस की उसमें भी उन्होंने यही कहा कि इन जलसों से कुछ नहीं होने वाला, ये बंद गली की तरफ जा रहे हैं और हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। इमरान खान नहीं जान, इन जलसों से तो इमरान खाने वाला जी। लाठी का जवाब मौलाना फजल रहमान साहब ने लाठी से देने का कहा है, ये लाठी नहीं है, ये कानून की अमलदारी है। शहबाज शरीफ ने किया है कि वो डायलॉग चाहते हैं, डायलॉग होने चाहिए और फजल रहमान साहब काफ़ी आगे जा रहे हैं। मैं फजल रहमान साहब से यही गुजारिश करूँगा कि बंद गली में मत दाखिल हों। खित्ते की सूरत हाल पर हमारी अजीम फ़ौज की पूरी नज़र है। जिस कैबिनेट में शेख रशीद हो उसमें इसराइल तस्लीम हो सकता है, कभी तस्लीम नहीं हो सकता। बिल्कुल सही। शेख रशीद साहब ने कल वाज़ेह तौर पर एक तकरीब में PTM को आड़े हाथों लिया, लेकिन यही नहीं, कल वफाकी वज़रा जो हैं वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहे जिसमें शिबली फराज साहब ने भी अपोजिशन की बयानी को बुरी तरह नाकाम करार दे दिया और ये भी कहा कि मरियम नवाज़ बेनज़ीर भुट्टो बनना चाहती हैं, मौलाना अब 12वें खिलाड़ी बन गए हैं और इस तरह मुख्तलिफ औकात में हुकूमती रहनुमा और तर्जुमान जो हैं वो कल मीडिया कॉन्फ्रेंस करते रहे या अपने सोशल मीडिया का सहारा लेते रहे। लेकिन एक वज़ीर अबूज़र ऐसे हैं जो हमेशा से ही डिफरेंट स्टांस रखते हैं। गिरफ्तारियां की, 400 से ज्यादा लोगों को मुकदमात में नामजद किया, साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादों को गिरफ्तार भी किया, कल उनको भी रिलीज कर दिया गया और वो वहां जलसे में मौजूद थे कासिम गिलानी साहब। तो फिर हुकूमत ने ये किया क्यों? अगर इन दी एंड इजाजत ही देना थी, वो चाहे बाय फोर्स दी गई या जिस तरह से भी दी गई। अब देखिए अवाम वाकई में बड़ी तादाद में मौजूद थी और ये बैरियर्स तोड़कर जब वो जलसागाह पहुंच रहे थे या घंटाघर पहुंच रहे थे तो इंतजामिया कुछ भी नहीं कर सकती थी, तसादुम तो नहीं हो सकता था। बिल्कुल, इसमें बात यही है कि पंजाब हुकूमत में फैसले किस तरह से किए गए और एट द एंड ऑफ द डे जब जलसा होना था तो फिर इजाज़त क्यों दी गई। अब ये तमाम मामला है और इजाज़त क्यों नहीं दी गई। पहले शाह कुरैशी साहब बात करें, फवाद चौधरी बात करें। मुझे लग रहा है कि आज जब काबीना का इजलास होगा तो इस पर खूब बात होगी क्योंकि ये बड़ी
बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किस तरह से डिसीजन लिए गए हैं। लेकिन चूँकि अब जलसा हो गया है, अच्छा कामयाब बड़ा पावर शो था। चौधरी मुनव्वर अंजुम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सेंट्रल डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं पीपल्स पार्टी के। उनसे हम बात करते हैं तमाम सिचुएशन जो कल होती रही और फिर आइंदा के लाहेमल। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी चौधरी साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने वक्त दिया। ये जो सिचुएशन कल सारा दिन हुई है, ये आप बताएं कि जब 3 बजे के करीब जलसे की इजाज़त दी गई थी तो आप लोग क्या तैयार थे कि घंटा घर में ही जलसा होगा, या फिर कुछ सोचा गया कि हम जाएं स्टेडियम में और फिर वहाँ पर भी कुछ इंतजाम देखें? बहुत शुक्रिया आपका। बात यह है कि ये लोग जो है, इन लोग खुद एक पेज पे नहीं है। जो है ना, अभी फवाद चौधरी साहब कह रहे थे कि मुझे नहीं पता किसने जलसे की इजाजत दी किसने नहीं दी। क्या बात है, वो इतने बच्चे थोड़ी है कि उनको ये पता ना हो कि किसने इजाजत दी किसने नहीं दी। ये जहां से डोरे हिल रही हैं, ये तो अब हर बंदे को क्लियर बात समझ आ गई है कि डोरे कहाँ से हिलती हैं और कहाँ से चलती है और कहाँ से कहा जाता है। मैं समझता हूँ कि इन्होंने कल जो हुकूमती स्ट्रेटेजी थी वो सिर्फ एक ही मुझे तो नजर आती है एज पोलिटिकल वर्कर, वो ये थी कि लोग कम से कम वहां पहुंच गए। वो उसमें मतलब है कि कामयाब नया नहीं हो सके। लोग तो अगर ये इजाजत एक दिन पहले देते तो जितना जलसा कल था इससे कम से कम 4 गुना ज्यादा होता। इन्होंने ऐसी स्ट्रेटेजी अपनाई जिससे गिलानी लोग गिरफ्तार किया, फड़कों को गिरफ्तार किया, हमें हमारे पार्टी के लोगों को वहां पे जाने नहीं दिया गया, बेशुमार लोग रास्ते में रह गए, बेशुमार मोटरसाइकिलें जो थी उनको रोक कर उन्होंने मोटरसाइकिल समेत थानों में बंद कर दिया। जो इन्होंने कल हाल किया है, इस हाल के बाद आप खुद देखें कि हुकूमत की अपनी रेट तो खत्म हो गई भी है। अब हुकूमत नाम की चीज है ही नहीं। अब तो ये एक कल का जो फैसला है वहां का, वो तो उनके खिलाफ चौधरी साहब, पॉलिटिकली तो रोका नहीं जा रहा था हुकूमत की तरफ से, और कोविड एसओपीज को फॉलो कराने के लिए ही ये तमाम इक़दाम किए गए जो गवर्नमेंट अपना बयानिया दे रही है। अब ये कहिएगा कि गवर्नमेंट ये कह रही है कि अगर मुल्तान में ये रेट स्पाइक किया और कोविड के केसेस ज्यादा हुए तो मजीद मुकदमात होंगे, ऑर्गेनाइजर्स को भी पकड़ेंगे, और चाहे अगर वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी रखते हों तो लिहाज नहीं किया जाएगा, FIRs होंगी कोविड एसओपी के ऊपर। आप क्या कहेंगे इस पर? इन्होंने अभी आपने कल की शायद फुटेज देखी होगी कि मेयो हॉस्पिटल में क्या हुआ। मेयो हॉस्पिटल में वहां पे एक डॉक्टर को इन्होंने अपना जो एक डॉक्टर रिटायर हुआ है वहां की भी SOP फॉलो नहीं हुआ, ना किसी ने मास्क जी आप बोलिए। ना किसी ने मास्क पहना हुआ था, ना कुछ था। उससे पहले जो इन्होंने सिंध में किया है, वहां जो इन्होंने यूथ का जो वहां पे इन्होंने किया है, तो वहां के SOP फॉलो हुआ। जमात इस्लामी जो जलसे कर रही है, क्या वहां SOP? Two wrongs does not make one right, चौधरी साहब। ये तो एक तरीकेकार है, और कभी भी अपनी बात आप दूसरों के ऊपर तो नहीं डाल सकते। आप अपने जवाबदेह हैं, वो अपने जलसों के जवाबदेह होंगे। राब्ता हमारा मुनक़ता हुआ क्योंकि सिग्नल्स का कुछ इशू आ रहा था, लेकिन मुझे हमेशा इस चीज़ पर एतराज़ रहा है कि जब सवाल आपसे आपके कंडक्ट पूछा जाता है तो यू कैन नॉट ब्लेम इट ऑन दी अदर पार्टी और अदर ग्रुप। ये गवर्नमेंट की तरफ से भी है, ऑपोजिशन की तरफ से है, हर कोई अपना अपना जवाबदेह है, हर किसी को अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और साथ जमात इस्लामी का उन्होंने जिक्र किया तो चूंकि हमसे बात नहीं हो सकी, जमात इस्लामी ने अभी ऐलान कर चुकी है कि आइंदा से हम जलसे नहीं करेंगे जब तक कोरोना के हवाले से SOPs हैं। और इसके साथ साथ ऑफिशियली तमाम जगहों पर इस वक्त कहीं पर कॉन्फ्रेंसेस जलसे इनेकाद नहीं किया जा रहा, लेकिन चूंकि PDM कर रही है और उनका हक है करना है, लेकिन साथ साथ अगर SOPs की खिलाफ वर्जी हो रही है तो उस पर जो कानूनी कार्रवाई होगी वो भी अपनी जगह पर कानूनी तौर पर ठीक होगी। बिल्कुल। इसी के साथ हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, दोबारा हाजिर होंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे कॉन्वर्सेशन। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे PDM के जलसे के हवाले से, जो भी सिचुएशन कल हुई और फिर वफाकी हुकूमत ने और पंजाब हुकूमत ने जो फैसले किए उस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं बहुत सी वफाकी हुकूमत के ही वज़रा को, जिसके बारे में हमने बात भी की है। चौधरी मुनव्वर साहब हमारे साथ मौजूद थे पीपल्स पार्टी के, लेकिन अब हम बात करेंगे ज़ीशान खानज़ादा साहब से, सेनेटर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान साहब। वालेकुम सलाम। ज़ीशान साहब बहुत शुक्रिया 24/9 को वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो ये कहिएगा कि पहले हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं अपोजिशन के जलसे को लेकर वो वाज़े क्यों नहीं हैं?
पेशावर में जलसा होता है, मानसहरा में होता है, कोयटा में, कराची में इजाज़त दे दी जाती है, मुल्तान में पकड़ धक्कर रोक दो का सिलसिला शुरू किया जाता है और फिर जब आवाम आ जाती है तो पूरे के पूरा इंतजामिया जो है वो बैक स्टेप पे चली जाती है। क्यों पॉलिसी जो है वो क्लियर नजर नहीं आ रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? पॉलिसी तो पीटीआई की या हुकूमत की बड़ी क्लियर है और सिर्फ ये हुकूमत की पॉलिसी नहीं है। एनसीओसी ने जो फैसला किया है कि जो भी तजावीज़ दिए हैं कोरोना के ऊपर, वो अदालत ने भी उसको रेटिफाई किया और अदालत ने कहा है कि ये 300 से ज़्यादा लोगों पे मुश्तमिल कोई भी तकरीब हो तो उसकी इजाज़त नहीं है। तो हुकूमत उस चीज़ को इन्फोर्स करने के लिए अपने स्टेप्स ले रही है। वो सिर्फ सियासी तकरीब के हवाले से नहीं, वो अगर गैर सियासी कोई तकरीब हो, अगर कोई शादी की तकरीब हो तो उन सारी चीज़ों के ऊपर पाबंदी है हुकूमत की तरफ से। अब जिधर जलसों की बात आ जाती है तो ये तो आप देखिए ना, इसमें हुकूमत के पास अपने ऑप्शंस जितने वो एक्सरसाइज कर सकती है, क्योंकि इसमें आवाम होती है काफ़ी, तो आप एक हद तक इसको डिस्करेज कर सकते हैं और डिस्करेज करने के लिए ये अपनी हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है। अब हुकूमत उस स्टेज पे तो नहीं आ सकती कि आवाम के ऊपर तशद्दुद करे और खुदा न खास्ता उसमें कोई नुकसान हो जाए, क्योंकि ये रोकने का हुकूमत का जलसा रोकना या इनकी तहरीक को रोकने का कोई हुकूमत का प्लान नहीं है। इनकी तहरीक को हुकूमत ने पहले भी चलने दिया है, लेकिन कोरोना की वजह से इसको ज़ीशान साहब, आपकी बात आपने जैसे कहा कि आपने कहा है कि हम लोग करने दे रहे हैं जलसे, लेकिन कोरोना के SOPs की खिलाफ वर्जी होती है तो फिर ही हमारे मामला आते हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने लाड़काना में किया, जमात इस्लामी ने भी भरपूर जलसे किए, इसके अलावा हुकूमत की तरफ से कन्वेंशन होते हैं इस्लामाबाद में भी, लाहौर में भी, वहाँ पर तो कोई SOPs की खिलाफ वर्जी को कोई नहीं पूछता, जो भी हो रही है। फिर जब PDM का जलसा होता है तो सब कुछ सामने आता है। ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं जी, देखें, इस तरह नहीं है। पाबंदी हर किसी के ऊपर है, हुकूमत की तकरीब के ऊपर भी पाबंदी है। सबसे पहले हुकूमत ने अपने आप के ऊपर, बल्कि खान साहब ने खुद अपने जलसे कैंसिल कराए हैं जब ये फैसला आया था। तो देखिए, पाबंदी हर किसी के ऊपर है। ये जो लोग कहते हैं कि जमात इस्लामी को इजाज़त दी गई है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये एप्लीकेशन जो आती है उसमें लिखते हैं कि जी 300 तक के लोग होंगे, तो जाहिर बात है फिर 300 के लिए तो अप्रूवल मिल जाती है, लेकिन फिर वो लोग ज़्यादा आ जाते हैं तो उसमें हुकूमत फिर अपने लेवल पे जितनी इन्फोर्समेंट कर सकती है वो हुकूमत करती है। और देखें, ये जलसों वाला काम जो है इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जी कुछ लोग कहते हैं कि जी इनके जलसे जो है वो नाकाम है। अब जैसे कल घंटा घर में इनकी आवाम तो ऐसी कोई खास नहीं थी, इसीलिए तो ये स्टेडियम में गई नहीं है, क्योंकि अगर स्टेडियम में जाते तो स्टेडियम में जाने की इजाजत नहीं दी गई सेनेटर साहब, वरना तो हर तज्जिया जो है वो यही कह रहा था कि आवाम की एक बड़ी तादाद मौजूद थी, इसके बावजूद के शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर कंटेनर्स लगे हुए थे, रास्ते रोके गए, रैलीज को रोका गया, लेकिन फिर भी आवाम ठीक ठाक मौजूद थी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। देखें, इसमें तो दो राय तो है इसमें, वो तो कुछ लोग कहेंगे कि इधर आवाम ज्यादा थी, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि जी इस चीज के ऊपर डिस्कशन ही होनी चाहिए, क्योंकि अब जाहिर बात है 11 पार्टीज हैं, उन्होंने अगर आवाम को इकट्ठा करना है तो कुछ तो होगा। मैं ये नहीं कह रहा, असल बात ये है कि ये मिसाल गलत बन रही है। देखें, जब पहली लहर आई थी कोरोना की तो उस टाइम पे सारी पार्टियों ने मिलके, पार्टी लीडर्स जितने भी थे उन्होंने मिलके एक यकजहती का मुजाहिरा किया और मिसाल बनाया। और मेरे ख्याल से उसी वजह से जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे बिल्कुल ठीक, लेकिन क्या इस दफा इन पार्टीज को या इनके लोगों को ऑन बोर्ड लिया गया? क्योंकि लास्ट टाइम जब लॉकडाउन अनाउंस किया गया था तो बाकायदा मुशावरत हुई थी इस चीज के ऊपर। क्या इस दफा इनको ऑन बोर्ड लिया गया, दावत दी गई कि आए बैठे बात करें, ये तजावीज हैं, क्या आप इस पर मुत्तफिक होते हैं या नहीं? असल तरीकेकार और जमहूरियत तो यही है ना सेनेटर साहब? बिल्कुल, ये आपने बड़ी अच्छी बात की है और हुकूमत का ये सबसे पहले यही मौक़िफ़ था कि हमने इनके तहरीक को रोकना नहीं है, लेकिन कोरोना की वजह से हम चाहते हैं हम इनके साथ मुज़ाकरात करें। और स्पीकर साहब ने एक कमेटी तश्कील की जिसमें इंसानों को दावत दी, पूरे लीडर, सारे लीडर्स को, लेकिन किसी ने उसमें शिरकत ही नहीं की और ऐसे वजूहात दिए शिरकत ना करने का कि वो उसका कोई कोरोना से लेना देना है ही नहीं।
तो मेरे ख्याल से इनकी जो नॉन सीरियसनेस है इस टाइम पे, इनको इस पे सोचना चाहिए। सोचना ये बिल्कुल लोगों चाहिए। के- ऑब्वियसली कोरोना के हवाले से आप बात कर रहे हैं कि एसओपीज़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, इंसानी जान की कीमत जो है वो कोई भी नहीं है, वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए उसके साथ इसको मुंसलिक करना कि लोग जाएं और जलसों में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये वाकई तशवीशनाक सूरत हाल है। लेकिन इसके अलावा जो एक और अहम पॉइंट कल हमें नज़र आया वो ये था, सेनेटर साहब के कन्फ्यूजन नज़र आई है हुकूमत में भी। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी कह दिया कि आखिर क्यों रोका गया, करने देना चाहिए था। और शाह महमूद कुरैशी साहब ने तो स्ट्रेटली कह दिया कि रोकने नहीं चाहिए, जैसे करने दें। फवाद चौधरी साहब ने कहा अगर रोकना था तो फिर रोकते, दरमियान में आके इजाज़त क्यों दे दी। मतलब कन्फ्यूजन है थोड़ी सी। नहीं, देखिए अब कंफ्यूजन उस हवाले से अगर आप देखें, अगर अदालत की तरफ से कोई फैसला आता है या सूबाई हुकूमत का काम ही यही है कि वो इस चीज़ को डिस्करेज करें, वो इसको रोकें, लेकिन वो एक हद तक कर सकती है, इस तरह मैंने पहले कहा है। तो लेकिन अगर इनकी ये तहरीक इसी तरह चलती रहे, अवाम है तो देखें इनके लिए नफरत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि अवाम इस बात को तस्लीम कर रही है और वो समझ रही है कि ये लोग तो खुद कंटेनर पे जाके खड़े होते हैं अवाम से दूर, और खुद अवाम को गड्ढे में खड़ा किया होता है और उनकी जान को ज़्यादा ख़तरा होता है। तो इसीलिए लोग इस चीज़ को अब देख के तो इनके जलसों में नहीं जा रहे हैं, और ये तो मेरे ख्याल से बड़ा साफ जाहिर है। इनके जलसे और भी इससे ज़्यादा मुझे लगता है कि वो होते, लेकिन आवाम ज़्यादा आती। अगर ये थोड़ा सा इसको डिले करते अपने तहरीक को 1-2-3 महीने, जब तक ये कोरोना का मामला ठीक नहीं होता, तो इनको किससे रोका है, ये करें अपनी तहरीक। और मैं इसमें एक ज़रूर मीडिया के लिए मैं बल्कि मीडिया से एक रिक्वेस्ट करूँगा इस बात पे कि देखिए इनको कवरेज नहीं देनी चाहिए। इनको जब कवरेज मिलती है तो वही उसी चीज़ से तो वो इनकरेज होते हैं, क्योंकि इस चीज़ को हमने मिलके फाइट करना है। जैसे पहले सेनेटर साहब देखिए, ये तो मीडिया का राइट है और ड्यूटी भी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सबके पास है, और जो जहां हैपनिंग हो रही होगी हम सिर्फ उसको रिपोर्ट कर रहे हैं, ना सिर्फ हम उसको इंस्टिगेट नहीं कर रहे, उसको फैला नहीं रहे, रिपोर्ट कर रहे हैं। अगर हो रहा है तो हम दिखा रहे हैं, नहीं होगा तो नहीं दिखाएंगे। खैर इस चीज़ के ऊपर हम नहीं जाते, आगे बढ़ते हैं। और अब जब कल ऐलान किया गया ऑपोजिशन की जमातों की तरफ से कि हर वीकेंड के ऊपर जुमे और हफ्ते को मुजाहिरों का ऐलान किया, और लाहौर जलसे के लिए पीडीएम अब पुरअज़्म हो गई है, क्या लाहौर जलसे को रोकने के लिए की हुकूमत की इनिशिएटिव जो स्टेप्स हैं, जो इनिशियल पॉलिसी है, वो यही होगी कि पहले पकड़ धकड़ कर लो, रोक टोक कर लो और फिर बाद में इजाज़त दे दो? देखिए इस टाइम पे तो हुकूमत के पास जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिस तरह आपने कहा है, वो करेंगे यही सारी चीज़ें। अगर किसी के पास इससे कोई बेहतर तजवीज़ हो तो ज़रूर हुकूमत को कहें कि इसमें हमने कोई सियासत नहीं करनी है, हमने इनको इस वजह से ये पकड़ दकड़ और ये सारी चीज़ें जो कर रही है हुकूमत, हमने इनके तहरीक को नाकाम करने के लिए ये काम नहीं कर रहे हैं। सिर्फ कोरोना से बचने के लिए, आवाम को कोरोना से बचाने के लिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं, और मेरे ख्याल से ये कंटिन्यू होनी चाहिए। और जिस तरह मैंने पहले कहा कि हमारे जितने भी शोबाजात में अगर हुकूमत कोई पाबंदी लगा रही है, अगर स्कूल्स को बंद कर रही है, ये तो फिर एक एग्जाम्पल बन जाएगा ना कि अब स्कूल्स बंद होने से बड़े वालिदैन जो है तो हो सकता है। तो जिशान साहब बेसिकली आप कह रहे हैं कि इसी तरीके से आप रोकेंगे। लाहौर में भी जलसा जब होने वाला है तो रोकने का तरीका होगा पहले, और उसके बाद जलसे की इजाज़त दे दी जाएगी। लेकिन फिर फवाद चौधरी साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब ने तजवीज़ दी कि करने दें आप, और शायद आज ये तजवीज़ विफाई काबीना के इजलास में भी हो जाए कि करने दें, जलसे आवाम खुद फैसला करेगी कि उन्हें जाना है कि नहीं जाना। हाँ जी बिल्कुल। अब इसमें क्या कह सकते हैं, देखें जी, अगर ये करने देंगे तो इसमें तो मुझे लगता है कि जिस तरह मैंने पहले कहा कि लोगों के अंदर इनके बारे में काफ़ी नफरत पैदा हो रही है इस बात से, और इसमें हो सकता है कि पीटीआई को और हुकूमत को इससे फ़ायदा हो, क्योंकि हमारी तो मकबूलियत और भी ज़्यादा हो रही है इनके ऐसे कामों से। लेकिन ये तो ऐसी मतलब बात है, हम ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि हम कोरोना के ऊपर सियासत करें। इनको खुद सोचना चाहिए, और मेरे ख्याल से यकजहती का
मुजाहरा इस टाइम पे बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल इस ठीक, मुल्क बिल्कुल के ठीक। लिए बहुत शुक्रिया कि- सेनेटर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। आपने कहा कि खुद जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा, हुकूमत को नहीं कर रही कि इनकी तहरीक रोकी जाए, सिर्फ कोरोना SOPs को फॉलो कराने के लिए ये तमाम इकदाम किए जा रहे हैं। और अगर लाहौर जलसे में भी हुकूमत को लगा तो कुछ ऐसे ही मनाजिर देखने और आज मिलेंगे। देखते हैं क्या फैसला होता है, क्योंकि लाहौर का जलसा भी ज़्यादा दूर अब नहीं रह गया। इसके साथ साथ जहाँ पर PDM के जलसे अपनी जानिब जारी हैं, वहीं पर गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस की अगर बात करें तो वहाँ पर चूँकि इलेक्शंस अब हो चुके और अब कल एक बड़ी पेशरफ ये हुई कि वहाँ पर वज़ीर आला चूज़ हो चुके हैं। तहरीक इंसाफ के मोहम्मद खालिद खुर्शीद खान 22 वोट लेकर वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान मुंतखब हो गए हैं। वज़ीर आला का इंतखाब ओपन राय शुमारी के जरिए हुआ और इससे कबल गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए खुफिया राय शुमारी के तहत वोटिंग हुई। हुकूमती इत्तेहाद के नामजद उम्मीदवार अमजद जैदी ने 18 वोट लिए और वो स्पीकर मुंतखब हुए। अपोजिशन इत्तेहाद के उम्मीदवार गुलाम मोहम्मद ने 9 वोट हासिल किए, जबकि तहरीक इंसाफ के एडवोकेट नज़ीर 22 वोट लेकर डिप्टी स्पीकर भी मुंतखब हो गए और अपोजिशन इत्तेहाद के रहमत खालिक ने सिर्फ 9 वोट हासिल किए। और इसके साथ साथ कायदे ऐवान के इंतखाब के बाद मुत्तहिदा अपोजिशन की रिक्विजिशन पर अपोजिशन लीडर भी मुंतखब किया गया। पीपल्स पार्टी के सूबाई सदर अमजद हुसैन एडवोकेट कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मुंतखब हो गए हैं। पार्टी पोजीशन के मुताबिक 21 मेंबरान का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, जबकि असम्बली में 1 खातून और 1 टेक्नोक्रेट समेत 4 अरकान के साथ पीपल्स पार्टी दूसरी बड़ी जमात है। PTI के इत्तेहादी जमात मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की एक जनरल नशिस्त है, जबकि PTI से मुआहदे के तहत मिलने वाली खवातीन की मखसूस नशिस्तों में से एक नशिस्त उनकी है और एक टेक्नोक्रेट समेत उसकी नशिस्तों की तादाद 3 हो गई। फिर मुस्लिम लीग नून की भी 2 जनरल और खवातीन की एक मखसूस नशिस्त के साथ कुल नशिस्तों की तादाद 3 है। और कल जो वोटिंग हुई उसमें वाज़ेह हुआ, क्योंकि 22 वोट लिए वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने, मोहम्मद खालिद खुर्शीद ने, और उनके जो अपोजिशन के उम्मीदवार थे उन्होंने 9 वोट हासिल किए और अब वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान भी मुंतखब हो चुके तो हैं। बेसिकली भारी मेजॉरिटी से वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान मुंतखब हो चुके हैं खुर्शीद खान साहब। और हम देखते हैं कि अब गिलगित बल्तिस्तान के लिए क्या किया जाता है। वहाँ पर जब असम्बली में बात होगी, जब काम होगा, तो हम देखेंगे कि क्या आवाम को कुछ फ़ायदा मिलता है, क्योंकि सबसे बड़ा फायदा और ऐलान तो अलग सूबा बनाने के हवाले से था। आप देखते हैं उस पर इम्प्लीमेंटेशन। और इसके साथ असेंबली जब बनाने का मकसद ये है कि वहाँ की आवाम को फ़ायदा हासिल हो, वहाँ की आवाम के लिए काम किया जाए। तो फिर अब ये चूँकि इलेक्शन हो चुके हैं, असेंबली बन चुकी है, काबीना बन जाएगी, तो फिर आवाम को फ़ायदा हो, इसी का ये मकसद है कि इलेक्शन भी किए जाते हैं। बिल्कुल। इसी के साथ हम एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान की अदाकारा सज्जद जलीली के नाम एक बड़ा अवार्ड हुआ है और पाकिस्तान के लिए फ़ख्र की बात है, क्योंकि उनको रवां साल का 4था सालाना डिस्टिंक्टिव इंटरनेशनल अरब फेस्टिवल अवार्ड मिल चुका है। और ये पहली पाकिस्तानी अदाकारा हैं जिन्होंने फर्स्ट एवर विन किया है ये अवार्ड। सो बिग कंग्रेचुलेशंस टू सज्जद अली। और ये कल वीडियो जो ऑफ द स्टेज हम देख रहे थे कि उनको बाकायदा प्रिपेयर किया जा रहा था कि उन्होंने स्टेज की तरफ कैसे जाना है, एंड उन्होंने पूरा फिर वो वॉक करके स्टेज तक गई और उन्हें अवार्ड मिला एंड शी वाज वेरी हैप्पी। एंड आई एम सो ग्लैड कि लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। इवन हर कॉलीग्स, हर फेलोज वर कंग्रेचुलेटिंग हर ऑन सोशल मीडिया एंड शी ट्रूली डिजर्व्स इट। वो जितनी प्यारी हैं, जितनी वर्सेटाइल एक्ट्रेस हैं, ना सिर्फ मूवीज में बल्कि ड्रामाज में भी उन्होंने अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया है। और चूंकि अब उनके अवार्ड उनके नाम हो चुका है, तो उन्होंने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अवार्ड के साथ तस्वीर शेयर की और कहा कि ये अवार्ड ना सिर्फ एक फनकार की हैसियत से मेरे लिए बहुत ख़ास है, बल्कि मेरे काबिल फ़ख्र पाकिस्तानी होने की हैसियत से भी मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है। और इसके हवाले से ही बहुत से सोशल मीडिया पर लोगों ने उनको मुबारकबाद भी दी है और जो उनके साथी अदाकार हैं उन्होंने भी फ़ख्र का इजहार किया है कि हमें बड़ी खुशी की, हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि सज्जल को ये अवार्ड मिला। बिल्कुल। और मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि जब भी किसी सेलिब्रिटी को, किसी स्पोर्ट्समैन को, किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म पर अवार्ड्स दिए जाते हैं तो उनके नाम से पहले पाकिस्तान का नाम आता है। तो देयर ऑल्सो आर सॉफ्ट एम्बेसडर्स और पाकिस्तान का नाम रोशन करने में, वो चाहे एंटरटेनमेंट की दुनिया हो या कोई भी फील्ड हो, अगर इन्होंने अपना रोल प्ले किया है तो हम भी इन्हें सलाम पेश करते हैं। और ज़बरदस्त जी, अ बिग कंग्रेचुलेशंस टू सज्जद अली एंड आई होप कि वो अपनी इस फील्ड में और एक्सेल करें और पाकिस्तान का नाम और रोशन। बिल्कुल। इसके साथ साथ मजीद अवार्ड्स भी वो लेकर आएँ। पाकिस्तान के लिए ये बड़ी अच्छी बात होती है, हमारे एम्बेसडर्स होते हैं सॉफ्ट एम्बेसडर्स, और इन्हीं की वजह से पाकिस्तान का जो इमेज है वो बेहतर होता है पूरी दुनिया में। आहिस्ता आहिस्ता इस पर काम मजीद भी किया जा रहा है। इसके साथ साथ एक और चीज़ जिस पर बहुत काम किया गया वो ये था
कि एक महंगा तरीन दुनिया का बैग बनाना है, और उसके लिए इटली में बहुत ज़्यादा देर काम भी किया गया है और करीबन 3 साल लगे हैं जी इस बैग को बनाने में। बिल्कुल, ये छोटा सा बैग है और बटरफ्लाइज हैं, बड़ा क्यूट सा बैग है और लड़कियों को लगता होगा ओहो कितना क्लासी और एलिगेंट और बड़ा गर्लिश बैग है। इस बैग की कीमत पाकिस्तानी तकरीबन 1 अरब रुपए बनती है। 1 अरब रुपए पाकिस्तानी। आप भी हैरान हो गए होंगे कि ये 1 अरब रुपए का बैग है जो कि एक सिंबॉलिक मैसेज के लिए बनाया गया कि समंदरों में उनकी सफाई सुथराई के लिए और आबी हयात को किस तरह से हमें सिक्योर रखना है, वो मैसेज कन्वे करने के लिए ये बैग बनाया गया। लेकिन इसमें डायमंड्स भी इस्तेमाल हुए, महंगे से महंगा हीरा। ये जो क्लिप आप देख रहे हैं, बटरफ्लाइज के अंदर तो डायमंड्स हैं ही, लेकिन ये जो क्लिप है ना, ये ही बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है क्योंकि उसमें जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया वो दुनिया का एक्सपेंसिव तरीन बैग भी इसीलिए है ये। और ये जनाब 1000 घंटे सर्फ हुए हैं एक बैग को बनाने में, मतलब 1000 आवर्स लगे एक बैग को बनाने में, और 3 बैग बनाए गए हैं इसी तरह के, और ये प्रेजेंट किया जा रहा है। 60 लाख यूरो इसकी कीमत है। एक हिस्सा समुद्रों की सफाई के लिए अतिया भी किया जाएगा, जो इससे जो कीमत मिलेगी उससे समुद्रों की सफाई, क्योंकि इसका मेन कॉज भी यही था। तो इसीलिए इसका 1/3 हिस्सा जो है वो समुद्रों की सफाई के लिए अतिया किया जाएगा। और इस पर मौजूद तितलियाँ वाइट गोल्ड से बनाई गई हैं और इसके हीरे से बना है क्लिप हैं, तो फिर कीमत तो फिर 1 अरब रुपए पाकिस्तानी। और ये जो स्किन आपको नजर आ रही है ब्लू वाली, ये क्रोकोडाइल स्किन है। ये एक्चुअली मगरमच्छ की स्किन से बनाया गया है। ऑल्दो अब मुझे पता है कि इसके बाद बहुत से लोगों ने जो एनिमल राइट्स के लिए काम करती हैं एनजीओज, उन्होंने इसके ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा इख्तलाफ करना शुरू कर देना है। लेकिन जब इसकी ऑक्शन होगी और फंड्स इकट्ठे होंगे तो जाहिर है जो जिस कॉज के लिए बनाया गया वहाँ तो जाएंगे ही, लेकिन खवातीन का एक ड्रीम तो ये बन जाएगा। अच्छा, मैं आई एम वन ऑफ दोज कि आई वुड नेवर स्पेंड इतने सारे पैसे ऑन 1 लिटिल बैग। आई डोंट नो व्हाई। मेरे ख्याल में 1 अरब, और मे बी आई डोंट हैव सच मनी। और इसके अलावा आप देखें अगर पैसे हों भी तो फिर भी बहुत से लोगों के पास ये फिर भी नहीं खरीदते ना। 1 अरब रुपया फिर भी बहुत ज्यादा आपका ना स्टेटस सिंबल भी समझा जाता है, तो लोग उसको, हाँ शायद देखिए अभी 3 बैग हैं, अगर किसी ने खरीदा तो वो तो ये कहेंगे ना दुनिया में पूरी दुनिया में सिर्फ 3 मेरे पास है। अच्छा, आपको पता है इसी तरह घड़ियों के ऊपर बात भी की जाती है कि जो मेरे पास घड़ी है उसमें तुम्हें पता है कौन सा हीरा लगा हुआ है? मार्स से एक हीरा यहाँ पर आगे लगा है, मार्स से कुछ पत्थर ला के रख दिया जी, वो दुनिया ही और है, वो बातें ही अलग है। करोड़ों रुपए की घड़ियाँ, करोड़ों रुपए के बैग्स। बिल्कुल। लेकिन फिलहाल तो हम आपको ये नज़ारे करा सकते हैं इस 1 अरब बैग के जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और हमें चलना है एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक हाजिर होंगे, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज 1 दिसंबर को एड्स से बचाव का आलमी दिन मनाया जा रहा है और एड्स का मर्ज दुनिया की चौथी बड़ी बीमारी के तौर पर सामने आया, क्योंकि 4 करोड़ अफराद इस वक्त पूरी दुनिया में HIV वायरस का शिकार हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के तहत एड्स का आलमी दिन पहली मरतबा 1987 में मनाया गया और ये दिन मनाने का मकसद आवाम में इस मोहलिक मर्ज से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर के बारे में शऊर और आगाही पैदा करना है। और एक सर्वे के मुताबिक एड्स के मरीजों की तादाद में जनूबी एशियाई ममालिक में पाकिस्तान इस वक्त दूसरे नंबर पर है। और पाकिस्तान में HIV एड्स से मुतासरा हज़ारों की तादाद में ऐसे अफराद हैं जो अपनी बीमारी से मुतालिक आगाही नहीं रखते हैं। एड्स का इलाज बर वक्त तशखीस और एहतियात के साथ ही मस्बत रवैया अपनाए बगैर मुमकिन नहीं है। और एड्स इंसानी जिस्म की बीमारियों के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़ियत को इस कदर कम कर देता है कि जो भी जरासीम आपकी जिस्म पर जब अटैक करता है तो उसके अगेंस्ट जो आपकी इम्यूनिटी है वो बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी है। बिल्कुल। अब इस वक्त सिचुएशन क्या है पाकिस्तान में, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान में इस वक्त एड्स कंट्रोल प्रोग्राम किस तरह से काम कर रहा है और इस वक्त जो एक्टिव मरीज़ हैं उनके लिए क्या सहूलियात मैसर हैं और फिर आइंदा का लाहेमल क्या है, इस पर हम बात करेंगे। प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद खान साहब, प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन जिन्ना हॉस्पिटल हैं, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। एड्स इस वक्त दुनिया की चौथी बड़ी बीमारी और पाकिस्तान में भी ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलता रहा एक वक्त में। इस वक्त अगर हम बात करें एड्स के मरीजों की, पाकिस्तान में क्या सिचुएशन है? देखिए, इस वक्त पाकिस्तान में 2 मिलियन न्यूली इन्फेक्टेड पीपल हैं जिनको HIV है और उसमें से अगर हम देखें तो तकरीबन हर साल 6500 के करीब लोगों की डेथ एड्स की वजह से हो जाती है। और एड्स के मरीजों में उसमें भी बुनियादी वजह जो
को इन्फेक्शंस हैं लाइक ट्यूबरकुलोसिस, लाइक कैंसर्स या दूसरी बीमारियां जो कोमॉर्बिड इलनेसेस हैं, वो उसकी बुनियादी वजह है। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब, लेकिन क्या वजह समझते हैं आप? आपने 2 मिलियन के करीब कहा कि पाकिस्तान में लोगों को एड्स है, और 2020 में यूएन का जो एक सर्वे रिपोर्ट आई उसमें भी पाकिस्तान में जो अमवात की शरह है एड्स की वजह से वो मुसलसल उसमें इजाफा हो रहा है 6500 पर ईयर, जैसे आपने डाटा भी बताया। क्या वजह है, क्यों लोग इस चीज़ को समझते नहीं हैं कि ये जानलेवा बीमारी है? क्यों अवेयरनेस नहीं है लोगों को इसके बारे में? एक तो बुनियादी वजह ये है कि जो एक चीज मैं अगर थोड़ा सा रिस्क फैक्टर की बात करूं तो ये 26 टाइम हायर होती है अमंग सेक्स वर्कर, और उसमें वजह ये कि ये लोग जो हैं, जो हिजड़ाज हैं, जो आपको हर बस स्टॉप पे या इस जगह पे आएंगे, या पेड सेक्स वर्कर हैं, आईवी ड्रग अब्यूजर्स हैं, वो सबसे बड़ी वजह है। इसके अलावा ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट का इस्तेमाल जो कि प्रॉपर स्क्रीनिंग ना हो, थैंक गॉड कि गवर्नमेंट इस पे बहुत ज़्यादा काम कर रही है, और पाकिस्तान में ब्लड प्रोडक्ट जितनी भी हैं या ब्लड जो भी है वो प्रॉपरली स्क्रीन किया जाता है HIV के लिए। लेकिन ये जो पेड सेक्स वर्कर हैं उनकी प्रॉपर स्क्रीनिंग ना होने की वजह से ये एक बहुत बड़ी वजह है। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब, तो फिर एक तो स्क्रीनिंग ना होना, और फिर इसके बाद क्योंकि बड़ी तादाद में उनके अंदर अवेयरनेस भी नहीं है, तो गवर्नमेंट ने और जो यूएन के हवाले से बात की जाती है कि वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम भी कर रहा है, अब तक आपने क्या देखा, कुछ बेहतरी आई है? क्योंकि यहाँ पे हमें जो समझ में आ रहा है वो तो ये है म्यांमार, थाईलैंड में HIV के मरीजों की कमी हुई है, पाकिस्तान में बढ़ गई है, तो इसकी फिर वजह क्या है? क्या गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ आपको लग रहा है कि कमी है? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ, क्योंकि एक तो बीइंग इस्लामिक कंट्री पाकिस्तान में क्योंकि ये केसेस ना होने के बराबर थे। अगर आप बात करें तो आज से एग्जैक्ट 20 साल पहले तो हमारे मुल्क में तकरीबन 1550 केसेस थे 2000 में, सन 2000 में। अब जो कि बढ़ के हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा बढ़ गए। एक तो ये कि जो लोग बाहर से आते हैं वो एक सोर्स होते हैं, दूसरा अभी जैसे मैंने बात की है, गवर्नमेंट तो अपने तौर पे काम कर रही है। देखें, अगर हम देखें तो 1990 इनविजन बाई 2020 जिसके मुताबिक ये है कि 90% लोग जो लिविंग विद HIV उनको उनका स्टेटस मालूम होना चाहिए, यानी उसके मुताबिक 81% के करीब जो लोग जिनको HIV है उनको पता होना चाहिए। इसी तरह वो लोग जिनको HIV है उनमें 90% लोगों को ऑन ट्रीटमेंट होना चाहिए। सिमिलरली जो ऑन ट्रीटमेंट है उनमें से 90% लोगों का वायरल लोड सप्रेस होना चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि बाहर ये है कि जो लोग भी ऑन ट्रीटमेंट हैं वो अपनी नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं, जैसा कि पहले ये था कि जिसको भी HIV हो गया तो वो अपनी नॉर्मल लाइफ नहीं गुजार सकता। आपको भी पता है कि HIV जब प्रेजेंट करता है तो इनिशियली तो कोई सिम्टम नहीं होती, जस्ट फ्लू लाइक, हल्का फुल्का जुकाम हो गया, दर्दें होगी, बुखार हो गया। लेकिन तकरीबन 10 साल के बाद जब वायरल लोड ज़्यादा हो जाता है, CD काउंट ड्रॉप कर जाता है, तो एड्स की अलामात आ जाती हैं। तो एड्स की अलामात में जैसे सांस होना, सांस का उखड़ना, ऑक्सीजन सैचुरेशन का बहाल ना होना, या बहुत ज़्यादा डायरिया का कंट्रोल ना होना, कि पेशेंट को मोशन लगे हुए हैं और वो दवाइयाँ ले रहा है, तो उस वक्त टेस्ट करवाए तो पता चला कि जी वो तो अंडरलाइंग HIV है। सही। तो ये बुनियादी वजूहत है। गवर्नमेंट तो अपने तौर पे काम कर रही है, जैसे मैंने कहा कि ब्लड बैंक जो पहले प्रॉपर स्क्रीनिंग नहीं होती थी, लेकिन अब प्रॉपर स्क्रीन करके ब्लड दिया जाता है। हाँ, जिस जगह पे काम करने की जरूरत है वो ये है कि हिजड़ाज या पेड सेक्स वर्कर हैं उन पे मजीद काम गवर्नमेंट अपने तौर पे तो प्रॉपर टेस्ट कर रही है। एड्स के बारे में ये भी कहा जाता है कि एड्स क्या एड्स ला इलाज है? ये मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, क्योंकि बहुत से लोग ये कहते हैं कि एड्स तो ला इलाज है, खुदा ना खास्ता HIV पॉजिटिव आ गए तो फिर आपकी ज़िंदगी जो है वो बस चंद महीनों, चंद सालों के ऊपर ही है और आप सर्वाइव नहीं कर सकते। इस पर आपकी मेडिकल ओपिनियन क्या है? पहले हम जब प्रॉपर अद्वियात नहीं थी तो हम ला इलाज इन सेंस कहते हैं कि ये बीमारी जड़ से ख़त्म नहीं होती, लेकिन जो HIV का मरीज है जब उसको एड्स होती तो तकरीबन 10 साल बाद होती है। अगर वो प्रॉपर मेडिकेशन जो कि गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है, ये भी एक बड़ी अच्छी बात है कि गवर्नमेंट इन कोलैबोरेशन विद WHO जितने भी HIV के पेशेंट हैं या एड्स के पेशेंट हैं उनको अद्वियात फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है, और अगर वो अपनी दवाई इन टाइम रेगुलरली लेता है तो वो अपनी नॉर्मल लाइफ गुजार सकता है। ये बात ठीक है कि ये बीमारी जड़ से खत्म नहीं होती, लेकिन एट द सेम टाइम वो पेशेंट अपनी नॉर्मल लाइफ गुजार सकता है
अगर वो अपनी दवाई प्रॉपर लेता रहता है। सही। सही। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि बेसिकली अगर ये जड़ से तो ख़त्म नहीं हो रही, लेकिन ये इसका इलाज मुमकिन है और एक नॉर्मल लाइफ ज़िंदगी गुजार सकते हैं कोई भी शख्स। फिर ये भी कहा जाता है कि ये किसी और को भी लग सकती है। लोग बड़ा डरते रहे हैं एक ज़माने में कि शायद ये किसी और को लग सकती है, एड्स के मरीज़ के पास नहीं जाना। इस हवाले से अब तहफ़्फ़ुज़ात लोगों के दूर हो गए। देखिए, ये बुनियादी फैक्टर है लोगों को एजुकेट कि जो पेशेंट HIV का पेशेंट है उसकी प्रॉपर स्क्रीनिंग, अगर उसकी और उसकी पूरी फैमिली की स्क्रीनिंग होनी है, और उसके बाद ऐसे पेशेंट को प्रॉपरली गाइड किया जाए कि वो अपनी सेक्सुअल एक्टिविटी जो है वो लिमिटेड करे। उसकी वजह ये है कि जो सबसे बड़ा मेन रूट ऑफ ट्रांसमिशन है वो ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स है, और उसके बाद हेटेरोसेक्सुअल रूट है। और ये जो सेक्स वर्कर हैं इनको अगर नहीं रोकेंगे या इनकी प्रोटेक्टेड सेक्स नहीं करेंगे तो ये लोग फैलाव का एक बड़ा जरिया है। तो इस पे काम करने की बहुत ज्यादा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और इस अहम टॉपिक के हवाले से हमने बात की। इट इज़ वन ऑफ दोज टॉपिक्स जो टैबू समझा जाता है कि लोग इसके ऊपर बात नहीं करते या हवाले से अवेयरनेस नहीं फैलाते। हमारी जिम्मेदारी है कि हमने इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करनी है ताकि लोग अवेयर हो, अपने लिए बेहतर डिसाइड कर सकें। बिल्कुल। इसके साथ साथ एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कोरोना के हवाले से SOPs और कोरोना की इस वक्त जो ट्रांसमिशन हो रही है और फिर वैक्सीन की बात, इस पर हम बात करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर शिद्दत इख्तियार कर रही है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी की गई ताज़ा एदाद और शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 67 अफराद चल बसे हैं और लोग अभी भी सोच रहे हैं कि कोरोना की दूसरी लहर है या नहीं है। बिल्कुल, और अफसोस होता है कि लोग फिर जब मजाक उड़ा रहे होते हैं इस पूरी सिचुएशन का। अब तक कोरोना के 4,04,082 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। फ़ाल केसेस 49,105 हैं और गुज़श्ता 24 घंटों में 2458 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। सबसे ज़्यादा केसेस इस वक्त सिंध में हैं और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ जगहों पर हम देख रहे हैं कि जो रेशो है वो काफ़ी बढ़ती जा रही है। ऐसे में अबूज़र, एक तरफ लोगों का नॉन सीरियस एटीट्यूड, SOPs को फॉलो ना करना, मैं किसी पॉलिटिकल रैली का जिक्र नहीं करूंगी, किसी जलसे जुलूसों का जिक्र नहीं करूंगी, बल्कि आम जिंदगी में भी लोगों ने इसको मजाक बनाया हुआ है। लोगों ने बैगों के अंदर मास्क रखे हुए हैं, हाथों में मास्क पकड़े हुए हैं। जी, हम तो बस पाबंदी कर रहे हैं जो रूल लगाया गया है, अदरवाइज कोरोना से बचने के लिए बहुत कम परसेंटेज है जो लोग इस चीज के ऊपर फोकस करके अपने SOPs को फॉलो। बिल्कुल, और इसके साथ साथ हमने ये भी देखा और हमने आपको दिखाया भी कि लाहौर, कराची, मुल्तान और इसके साथ दीगर शहरों में क्या सिचुएशन है। लोग इस चीज़ को उतना सीरियस नहीं ले रहे हैं जैसे पहली दफ़ा पहली वेव में लोगों ने थोड़ा सीरियस लेना शुरू कर दिया था। अभी भी SOPs की खिलाफ वर्जियाँ देखने में आ रही हैं। हुकूमत अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट को तब जब से आवाम से रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तब तक इसको प्रॉपर तरीके से कंट्रोल नहीं किया जा पाएगा। इसके साथ साथ हर शख्स अब यही बात कर रहा है कि वैक्सीन का इंतजार किया जा रहा है कि वैक्सीन कब आएगी। और वैसे मैं आपको बताऊं कि लोग जहां कोरोना को सीरियस नहीं ले रहे ना, उतना ही मजाक वो वैक्सीन का भी उड़ा रहे हैं। ये भी मसला है। मिथ्स बना रहे हैं, मिसकंसेप्शंस हैं वैक्सीन को लेकर। लोग वॉलंटियर नहीं कर रहे, ट्रायल्स का हिस्सा नहीं बनना चाह रहे कि पता नहीं इस वैक्सीन से क्या हो जाएगा। पहले कोरोना को एक एजेंडा करार दे दिया और कहा कि ये बस हम पे मुसल्लत कर दिया गया है, इट डज नॉट एग्जिस्ट। और अब वैक्सीन के हवाले से ये फजूल बातें और मिथ्स जो हैं वो सर्कुलेट की जाती हैं, जो कि मुझे बड़ा अफसोस होता है कि पढ़े लिखे लोग भी जो है वो इस मिथ्स का हिस्सा बनते हैं। लोग मिथ्स का हिस्सा बनते हैं और साथ में यकीन भी नहीं करते कि वैक्सीन का आखिर वैक्सीन का मकसद क्या है, वैक्सीन क्या उनको कोई नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन पूरी दुनिया में इस वक्त वैक्सीन पर काम हो रहा है, अमेरिका से लेकर चाइना तक इस पर काम किया जा रहा है और ये हम उम्मीद कर रहे हैं और ये हमने देखा भी अपने प्रोग्राम्स में भी जिक्र किया कि आइंदा चंद हफ्तों में पाकिस्तान में इंशाल्लाह ताला वैक्सीन आ जाएगी या फिर बनाने के लिए जो मदद की जा रही है वो भी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, लेकिन पाकिस्तान ट्रायल्स का हिस्सा भी है और खुद से भी इस चीज़ के ऊपर रिसर्च हो रही है। तो इस पर हम बात करेंगे। हेड ऑफ कोरोना वैक्सीन पाकिस्तान डॉक्टर अताउर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें हम खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जैसे अभी हम जिक्र कर रहे थे कि लोग जहां कोरोना को सीरियस नहीं लेते, वहीं पर वैक्सीन के हवाले से भी अपने मुफाद के लिए, अपने शुगल के लिए, मजाक के लिए ऐसी बातें और ऐसी चीज़ें सर्कुलेट करना शुरू कर देते हैं कि लोग डिस्ट्रस्ट करना शुरू हो जाते हैं। आपने अब तक क्या क्या सुना है वैक्सीन के हवाले से, और अपनी ज़रा रिसर्च भी बताइएगा ताकि ऑथेंटिक ज़राए से जब लोगों तक इंफॉर्मेशन जाएगी तो उनके भी थोड़े दिमाग खुलेंगे।
जी, सबसे पहले तो सूरत हाल ये है कि ये वायरस म्यूटेट है। अब ये वो वाला वायरस नहीं है जो कि वुहान चाइना में दरियाफ्त हुआ था। कराची यूनिवर्सिटी में जो हमारा इदारा है जमीलुर रहमान सेंटर फॉर जीनोमिक्स रिसर्च, वहाँ पे इसकी पूरी जेनेटिक स्ट्रक्चर की एनालिसिस हुई है मुख्तलिफ सैंपल्स की, और 48 जीनोम्स का सीक्वेंस देखा गया है। उसका पूरा जेनेटिक स्ट्रक्चर जो है वो देखा गया है और पता चला है कि 109 जगह पर म्यूटेशंस हो चुकी हैं इस वायरस में, यूनिक म्यूटेशंस जो हैं। अच्छा। और खास तौर पे जो वो वाला हिस्सा जिससे ये अटैक करता है, स्पाइक प्रोटीन, आपने देखा ये मॉलिक्यूलर फुटबॉल की तरह होता है और उसमें मुख्तलिफ नोकें लगी होती हैं। तो वो जो जीन्स हैं जो वो नोकें पैदा करती हैं, वो नोकें जाके फिर हमारे ACE2 रिसेप्टर्स के अंदर जो हमारे खलिए हैं उनके रिसेप्टर्स के साथ जुड़ते हैं और फिर ये खलियों के दाखिल होते हैं। वहां पे म्यूटेशंस आ गई हैं जिसकी वजह से अमवात भी जल्दी हो रही हैं और इसमें एग्रेसिवनेस बढ़ गई है, फैल भी जल्दी रहा है। तो ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। और वैक्सीन की जो आप बात कर रही हैं, वैक्सीन अभी जल्द आने वाली नहीं। हाँ, महीना 2 महीने में अमेरिका यूरोप में अवेलेबल हो जाएगी, लेकिन जनरली तीसरी दुनिया के ममालिक में बड़े स्केल पे प्रोडक्शन और उनकी अवेलेबिलिटी जो है, अगले साल आप समझें गर्मियों तक ये वैक्सीन आएगी। अभी आपके पास फिलहाल कोई चारा नहीं है सिवाय कि हम इसको कंट्रोल करें। कोई दवाई नहीं है इसके खिलाफ, कोई वैक्सीन इस वक्त अवेलेबल नहीं है। सिर्फ एक ही चीज है, वो ये है कि हुकूमत अपनी पॉलिसियां मजीद सख्त करे। मिसाल के तौर पे आज से अगर 5-6 महीने पहले आप देखें, सारे हवाई जहाजों पे, सारी फ्लाइट्स पे ये एक पाबंदी थी कि एक सीट खाली रहेगी और एक सीट, ताकि सब साथ नहीं बैठेंगे। अब वो पाबंदी खत्म हो गई है, सब भर भर के जा रहे हैं हवाई जहाजों के अंदर। और तो बेसिकली डॉक्टर साहब आपके मुताबिक SOPs की जो है इंश्योरिटी करानी चाहिए कि वो सख्ती से किए जाएं और ताकि इसको कंट्रोल किया जाए। लेकिन आपने जिक्र किया कि वैक्सीन अभी नहीं आने वाली है। जो अमेरिका की वैक्सीन है वो तो ये कहा जा रहा है कि शायद पाकिस्तान में वो सूटेबल भी नहीं होगी, लेकिन जो चाइना वैक्सीन जो तैयार कर रहा है जिसमें पाकिस्तान भी ट्रायल का हिस्सा है, उसके हवाले से क्या आप कहेंगे कब तक वो आ सकती है और उसके ऊपर फिर जो लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो किस तरह से हम दूर कर सकते हैं? चाइना जो वैक्सीन डेवलप कर रहा है बहुत अच्छी वैक्सीन है, क्योंकि ये रूम टेम्परेचर या फ्रिज के रेफ्रिजरेटर के टेम्परेचर पे रखी जा सकती हैं। जो फाइजर की वैक्सीन थी उसके लिए तो -80 डिग्री या -70 डिग्री की कोल्ड चेन चाहिए, उसमें $1 खर्च होते हैं, वो तो हमारे लिए बेकार है। लेकिन और भी वैक्सीन यूरोप और अमेरिका की हैं, मॉडर्ना की है, एस्ट्राजेनेका वगैरह की हैं, वो सूटेबल होगी। लेकिन वो अभी एक तो कीमत बहुत होगी उनकी, दूसरे आने में बहुत टाइम नहीं, गर्मियों तक मिल सकती है, क्योंकि अभी तो किसी एक वैक्सीन का उनकी जो अपने मुल्क की रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं उन्होंने अप्रूवल भी नहीं दिया है। ना कोई अमेरिका में दिया गया है, ना यूरोप में दिया गया है, ना चाइना में दिया गया है। सबसे पहला कदम है अप्रूवल। उनके फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल मुकम्मल होने के अप्रूव किया जाता है, उसके बाद से लार्ज स्केल प्रोडक्शन होती है। उसके बाद चंद ममालिक ने बुकिंग करा ली है, जैसे यूरोप में और अमेरिका में बड़े बड़े क्वांटिटी, तो जिन लोगों ने बुकिंग करा ली है उनको पहले दिया जाएगा। चाइना के साथ हाँ हमारा अरेंजमेंट है कि पाकिस्तान को प्रायोरिटी दी जाएगी और मुनासिब कीमत में दिया जाएगा। लेकिन फिर भी मेरी राय यह है कि अगली साल गर्मियों से पहले मिलनी वैक्सीन मुश्किल है और आपके पास कोई इस वक्त रास्ता नहीं है। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब आपने बड़े इंकशाफात किए हैं, आपने ये भी कहा वायरस म्यूटेट कर गया है आपकी रिसर्च के मुताबिक, जिसकी वजह से दूसरी वेव ज़्यादा शदीद है और लोगों को एहतियात करनी है और ख़ास तौर पर बुजुर्गों को एहतियात करनी है। हम नहीं चाहते कि हमारे घर के बुजुर्ग या बच्चे इस वायरस का शिकार हों, तो हम सबको जिम्मेदारी तो प्ले करनी होगी। फिर आपने ये भी जिक्र किया कि चाइना के साथ हमारा मुआहदा है जिसके बाद हमें सस्ती वैक्सीन अवेलेबल हो सकती है। डॉक्टर साहब ये कहिएगा, जो ट्रायल यहाँ पर चल रहा है और लोग वॉलंटियर कर रहे हैं वैक्सीन का चाइना के साथ कोलैबोरेशन में, क्या उसका फायदा होगा? जी बिल्कुल, बहुत फायदा होगा, क्योंकि जैसे ही हमारे यहाँ भी ट्रायल हो रहे हैं, दूसरे ममालिक में भी ट्रायल हो रहे हैं। जितनी जल्द ट्रायल मुकम्मल होते हैं, जितनी जल्द ये डेटा मुकम्मल होकर उनकी हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटी और चाइना की और अप्रूव होते हैं, उतनी ही जल्द ये वैक्सीन अवेलेबल होगी। तो हमें फौरी तौर पे हमें इससे घबराना नहीं चाहिए, ट्रायल्स में शामिल होने से हमें शामिल होना चाहिए। और हुकूमत को ये चाहिए कि फौरी तौर पे पूरे मुल्क में दफा 144 लगाए, क्योंकि ये जो है ये सुपर स्प्रेडर्स हैं, ये जल्द से जुलूस हो रहे हैं पूरे मुल्क में। ये तो एक कत्ले आम हो रहा है लोगों का इस वक्त। आप देखिएगा अभी मुल्तान में हुआ है, अगले 3 हफ्ते में देखिए कि कितनी अमवात वहां पे होती हैं इसके नतीजे में।
ये तो कत्लेआम हम कर रहे हैं। हमें हुकूमत को भी सख्ती करनी चाहिए अब कि पूरे मुल्क में दफा 144 लगा दे कि 6 आदमियों से ठीक है, बेसिकली मजीद सख्ती करनी चाहिए क्योंकि लोगों के अंदर कोरोना के हवाले से उतनी अवेयरनेस इस दफ़ा नहीं है और लोग इसको सीरियस नहीं ले रहे, तो SOPs की खिलाफ वर्जी किसी कदर इसको रोकना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपने जिक्र किया वैक्सीन का और फिर आपने जिक्र किया म्यूटेशन का, तो अगर वैक्सीन जो आती है वो जो म्यूटेशन हो रही है, जो म्यूटेटेड इसका वायरस है, उस पर कारामद हो जाएगी क्या? मतलब ये शक्ल इतनी तो नहीं बदलेगा कि वैक्सीन का उस पर असर खत्म हो जाए? बहुत अच्छा सवाल है। कई सवाल आते हैं, क्या वो वैक्सीन जो आती है उस वायरस के फॉर्म के खिलाफ इफेक्टिव होगी या नहीं जो उस वक्त एग्जिस्ट कर रहा होगा, क्योंकि हर 2-3 हफ्ते बाद ये अपनी शक्ल तब्दील कर रहा है। इट्स अ म्यूटेटिंग वायरस, स्टैटिक नहीं है। तो ज्यादा चांस है कि जवाब है हाँ, ये प्रॉब्ली इफेक्टिव होगी, क्योंकि ज्यादातर वैक्सीन्स ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती हैं और काफी स्ट्रक्चरल चेंजेस को कवर करती हैं। लेकिन एक दूसरा सवाल ये भी है कि वो कितने अरसे तक इफेक्टिव रहेगी, क्योंकि आपने को वैक्सीन दी, एंटीबॉडीज डेवलप हो गई। अब एंटीबॉडीज जो है 2 महीने तक रहेंगी, 6 महीने तक रहेंगी, साल भर तक रहेंगी। आपको दोबारा वैक्सीनेशन कितने दिन बाद करानी पड़ेगी, इसका कोई जवाब नहीं है अभी तक, क्योंकि अभी तक देखा गया है कि 3-3, 4-4 महीने बाद दोबारा ये लोग हो जाता है और उनके अंदर एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती है, उनको दोबारा फिर सेकंड राउंड भी दोबारा हो रहे हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं कि दोबारा उनको कोरोना वायरस से मुब्तला हो गए मुब्तला। तो इस वजह से ये भी एक सवालिया निशान है, क्योंकि अभी तक ये पहला नया वायरस है, कोई इसके ऊपर स्टडीज नहीं हुई हैं, लॉन्ग टर्म स्टडीज के एंटीबॉडी जिसमें कितने दिन रहती हैं। तो ये दोनों सवालात जो हैं इनके अभी तक जवाब हमारे पास नहीं है। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब, यानी कि म्यूटेशन के बाद अब एक नई रिसर्च की सीरीज शुरू हो गई और जो पहले वाली थी वो इसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती। ये दिस इज़ अनदर जिसे कहते हैं ना कि बड़ा इंकशाफ, जिस पर लोगों को अब स्केयर्ड होने की ज़रूरत है। बहुत शुगल हो गया, बहुत मजाक हो गया, इस चीज़ को छोड़ दीजिए, लापरवाही को छोड़ने की बात है। डॉक्टर साहब, ये भी कह दीजिएगा कि आपकी स्टडीज़ और रिसर्चेज में क्या ये बात वाज़ेह हुई है कि जैसे जैसे मौसम सख्त होता जाएगा वायरस का अटैक स्ट्रांग होता जाएगा? क्योंकि ये भी हमने सुना है इंटरनेशनल स्टडीज़ में कि सर्दियों के अंदर चूंकि बाकी वायरसेस भी बहुत एक्टिव होते हैं, तो उसमें कोरोना वायरस का अटैक जो है वो मजीद स्वेयर हो जाएगा। जी, ऐसा लगता है, क्योंकि आप देखिए कि जो सेकेंड वेव आई है, जैसे जैसे मौसम सर्द हुआ है, वैसे ही ये ज्यादा इसकी तादाद दुनिया भर में बढ़ी है। अमेरिका में, यूरोप में, पाकिस्तान में। तो लगता यही है, और फ्लू वायरस के साथ जो हमारा एक्सपीरियंस है कि सर्दियों में ज्यादा फैलता है, गर्मियों में इतना नहीं होता। तो ये पहली सर्दियां हैं इस खित्ते में जो हम देख रहे हैं कि वायरस का बिहेवियर कैसा है। तो लगता यही है कि सर्दियों के अंदर ये ज्यादा फैलेगा और गर्मियों में थोड़ा सा कम होगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। लेकिन असल बात तो ये दोनों फैक्टर्स हैं यहाँ पर, एक तो ये म्यूटेट कर रहा है और दूसरे ये सर्दी का मौसम है। लेकिन डॉक्टर साहब आप कह रहे हैं कि सर्दियों में ये ज़्यादा हो जाता है, यूरोप में तो ये बात समझ में आती है, लेकिन भारत में ये समर्स में भी बहुत तेज़ी से फैला। पाकिस्तान का हमसाया है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है पाकिस्तान और भारत के वेदर में। इतनी ज़्यादा तादाद में भारत में दुनिया में दूसरे नंबर पर इस वक्त मुतासरा मुल्क है, उसकी क्या वजह है कि भारत में क्यों इतने ज़्यादा केसेस हो गए? इसकी वजह यह है कि शुरू में भारत की पॉलिसी गलत थी, पाकिस्तान की पॉलिसी बहुत अच्छी थी। शुरू में भारत ने सही कंट्रोल नहीं किया। हमने शुरू के 5-6 हफ्ते यानी मार्च के तीसरे हफ्ते से लेकर मई के पहले हफ्ते तक हमने सख्त लॉकडाउन किया पाकिस्तान के अंदर। भारत में उल्टा मामला हुआ कि लोगों को कहा गया आप अपने विलेजेस में चले जाएं, तो और फैला दिया उन्होंने, बड़े शहरों से फैलकर ये पूरे भारत में फैल गया। तो पहले जो एक आग होती है, अगर जंगल में लगी हो, पहले 2-4 रोज में आपने कंट्रोल कर ली तो कंट्रोल हो जाती है, वरना फिर वो फैल जाती है, बहुत मुश्किल हो जाती है। यही हुआ भारत में भी, यही हुआ बरतानिया में भी, यही हो रहा है अमेरिका में भी, क्योंकि ट्रंप साहब ने कहा कोई चीज नहीं, जुकाम होता रहता है, खांसी होती रहती है, उन्होंने बिल्कुल लाइटली लिया। जहां जहां ममालिक ने सही इक़दाम नहीं किए शुरू में, पाकिस्तान में रोजाना की बुनियाद पर मॉनिटरिंग होती है। रोजाना इस वक्त कोई 5000 मकामात है पाकिस्तान में जो लॉकडाउन हुआ है, क्योंकि रोजा, और ये बड़ी अच्छी पॉलिसी है हुकूमत की जिसको दुनिया भर में सराहा गया है। और हमें इन ममालिक इस तरह की पॉलिसी नहीं इख्तियार की, जिसकी वजह से वो आज। तो डॉक्टर साहब आप क्या समझते हैं कि इस सेकेंड वेव में भी पहली जैसी पॉलिसीज ही लानी चाहिए? आपकी मेडिकल ओपिनियन क्या है कि क्या अब भी मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा हुकूमत को कंट्रोल करने के लिए? जी, मैं नहीं चाहता कि मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ जाएं, क्योंकि उससे बहुत लोगों के जो जराए हैं माश के, जो उनके लाइवलीहुड है, उस पर असर पड़ेगा। हमें प्रोग्रेसिवली सख्त करना पड़ेगा।
इस पर, जिसके अंदर जैसे मैंने कहा दफा 144 नाफिज करें, शॉपिंग टाइम जो है 6 बजे तक कर दें और ज्यादा सख्तियां करें जहां जहां पे यह आए दिखाई दे। स्कूल्स कॉलेजेस तो ऑलरेडी इन्होंने बंद कर दिए हैं, तो ऐसे इज्तिमात को बिल्कुल सख्ती पाबंदी कर दें, सख्त पाबंदी कर दें। तो यही कर सकते हैं। अगर आप 100% लॉकडाउन करते हैं तो उसके नुकसान ज्यादा हैं, फायदे उस तरह से नहीं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे, बड़ी जबरदस्त आपने बातें की लोगों के, कहते हैं ना कि ईयर्स एंड आई ओपनर थे ये, कि म्यूटेट कर रहा है वायरस, मजीद डेडली हो रहा है, जिसकी वजह से अमवात की रेशो पहली वेव के कंपैरिजन में ज्यादा आ रही है, केसेस की रेशो भी ज्यादा आ रही है। तो प्लीज अपना ख्याल रखिए, SOPs को फॉलो करना मत। और डॉक्टर साहब ने यही कहा है कि SOPs को फॉलो करना ही इसका वाहिद हल है, क्योंकि जब तक पाकिस्तान में वैक्सीन नहीं है और जब तक इसका कोई इलाज नहीं है तो फिर इसका वाहिद प्रिकॉशन यही है कि आप SOPs को फॉलो करें, और हम उम्मीद करते हैं कि लोग इसको फॉलो भी करेंगे। इसके साथ साथ अभी आपको लिए चलेंगे साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान अब्बासी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं और से कहते हैं जी मैं चेहरे नहीं देखता, मैं केस देखता हूँ। तो चेहरे उनको सिर्फ ये उल्टे सीधे केसों के नजर आते हैं। एहसन इकबाल में नारावाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का नजर आता है, करतारपुरा नजर नहीं आया। करतारपुर 15 गुना ज्यादा पैसा करतारपुर पे खर्च हो चुका है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से पाकिस्तानी शहरी मुस्तफीद होते हैं। करतारपुर में बहुत कम पाकिस्तानी शहरी जाते हैं, शायद साल में 1000-2000 जाते हैं। ये झूठे केस बनाने छोड़ दें, कोई तौबा करे और इस पाकिस्तान को चलने दें। शुक्रिया जी। जी, शाहिद खान अब्बासी साहब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, जो कि आपने मुलाहिजा किया, नैब के बाहर थे वो, और हम आपस में ऑब्वियसली कोरोना के हवाले से भी बात कर रहे थे। और मैं अबूजर से ये कह रही थी कि डॉक्टर साहब की बात सुन के मैं तो डर गई अबूजर एक्चुअली, कि वायरस म्यूटेट कर रहा है, उसके इफेक्ट्स जो हैं वो पहले की निस्बत अब ज़्यादा हैं। मैं तो आई एम गोना बी वेरी कॉन्शियस। बिल्कुल, और देखिए मैं तो हैरान हूं कि उन्होंने कहा कि सेकंड वेव के ऊपर कुछ नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि म्यूटेट कर रहा है और इसके बाद आफ्टर इफेक्ट्स क्या है, वैक्सीन जो आती है वो भी क्या उस पर असरअंदाज होगी कि नहीं, इस पर भी वो कुछ क्लियर नहीं थे। तो फिर ये सिचुएशन एक ही है, SOPs को फॉलो करें, अपने आप को बचाएं। बिल्कुल, इसी के साथ एक ब्रेक लेते हैं, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। मुझे बड़ा मज़ा आता है जब हम किसी मौसम की सौगात की बात करते हैं, और सौगात से मुराद ये है कि वो पर्टिकुलर चीज़ उस पर्टिकुलर मौसम में ही अवेलेबल होती है। और आजकल के सीज़न में एक बड़ा ज़बरदस्त फल जो है वो मार्केट में आपको नज़र आएगा, जो बहुत लोग शायद खाते नहीं हैं, लेकिन मेरा वो बड़ा फेवरेट है बुजुर्ग, और मुझे वो बहुत पसंद है। बिल्कुल, तो हम बात करें जी आज सिंघाड़ा की। सिंघाड़ा पानी में कीचड़ के नीचे उगने वाला मखरूती शक्ल का फल है, और अपनी इस शक्ल की वजह से नापसंदीदा लफ्ज़ के तौर पर भी बोला जाता है कि सिंघाड़ा जो है वो, अब आप सोच लें कि मैं क्या कह रहा हूँ। इस फल को उर्दू में सिंघाड़ा और वाटर चेस्टनट इसको अंग्रेजी में कहते हैं, और सर्दियाँ शुरू होते ही ये आपको बाज़ारों में, मंडियों में आम नज़र आता है। और बिल्कुल ये मत समझिएगा कि ये अगर कीचड़ के नीचे उगता है तो ये सस्ता होगा। ये चूंकि बॉयल करने के बाद एक्चुअली उसको काट कर प्रेजेंट किया जाता है, तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। मतलब आसानी इतने से मिलते हैं 100 रुपए की, मतलब लिटरली इतनी सी इसकी क्वांटिटी जो है वो 100 रुपीज़ की मिलती है, लेकिन टेस्ट इसका बड़ा ज़बरदस्त होता है। और मैं तो तारीफें करूंगी ही, क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद भी है। इसके अंदर का जो गूदा होता है सफ़ेद रंग का, उसे आमतौर पर उबाल कर ही खाया जाता है, या इसे पीस कर आटा बना लिया जाता है, और फिर चाइनीज़ खानों में ये कसरत से इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा सिंघाड़े सर्दियों में मुंह चलाने के लिए बेचने का मतलब यूज में आप इसको रख सकते हैं, और इसके लिए हल्के बहते पानियों पर उगता है, और इसलिए फल में इस वक्त कुछ नुकसानदेह मवाद भी हो सकता है जब उसे ताज़ा फ़रोख्त किया जाए, मगर मुनासिब तरीके से धोने के बाद इसका तवाज़न बहाल हो जाता है। अब हम बात करें इसकी ग़िज़ाइयत की, क्योंकि जो भी चीज़ कुदरती है, चाहे वो फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, सब्जियाँ और इस तरह के आप नेचुरल चीज़ें हैं, अगर आप वो खाते हैं तो उसमें आपको विटामिन मिनरल्स भी मिलते हैं। इसी तरह ग़िज़ाइयत बख्श अज्जा से भरपूर ताज़ा सिंघाड़ा में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, आयरन, आयोडीन होता है। बिल्कुल, जबकि मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटाशियम, जिंक, कॉपर और मल्टी विटामिन्स की दुगनी मिकदार इसमें मौजूद है, और लगभग साल भर ये दस्तयाब रहता है। इस बात से मुझे बहुत एतराज़ है, ये साल भर दस्तयाब नहीं रहता, ये कोई करीबन 6 मंथ्स होते हैं जब ये अवेलेबल होता है, लेकिन एक मतवाजन गज़ा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। साल भर इस्तेमाल इस तरह से हो सकता है कि आप उसको आटे का सफ़ूफ बनाकर अपने पास रख लें, और फिर खानों में, जैसे आपने पहले भी बताया कि चाइनीज़ में ये इस्तेमाल होता है। और फिर खून को साफ़ करने
में ये बड़ा मददगार साबित होता है। जिस्म में अगर वॉर्म्स हैं जो बच्चों में ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा होते हैं तो उसको दूर करने में ये अपना रोल प्ले करता है, और फिर जिल्द को साफ शफाफ एंड ग्लोई बनाने में अपना रोल प्ले करता है। और इसमें बैक्टीरिया, वायरस कश, इंसदाद कैंसर, सिंघाड़े, पोलीफेलिक और फ्लोराइड एक्सीडेंट से भरपूर होते हैं, जो बैक्टीरिया और वायरस कश होने के साथ साथ कैंसर की रोकथाम का काम भी करते हैं। तो फिर एक तरफ आप बीमारियों से बच रहे हैं और फिर इसको अगर आप अपनी बेहतर स्किन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तब भी ये फ़ायदेमंद है। जैसे ग्लोई स्किन की बात करें, वहीं पर मैदे और दिली को मजबूत बनाने के साथ साथ इसमें आने वाली कमज़ोरी की अलामात जैसे मुंह का जायका ख़राब होना, नींद ना आना, खुद को बीमार महसूस करना, थकावट होना, सूजन होना, या इसके अलावा यूरिन का अगर आपको इन्फेक्शन है तो वही इससे दूर हो सकता है। बिल्कुल, हेपेटाइटिस के मरीजों के लिए ये एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, क्योंकि उसमें उनके खिलाफ जो जंग लड़ रहे होते हैं मरीज़, उन जहरीले असरात को दूर करने में ये फल ख़ास तौर पर रिकमेंड किया जाता है कि हेपेटाइटिस के पेशेंट इसको ज़रूर खाएं। फिर इसके साथ साथ जिस्म को ठंडा करने, मुंह में लुआब दहन को बढ़ाता रहे और प्यास बुझाने का काम भी सर अंजाम देता है। और प्रेग्नेंट ख़वातीन के लिए ये काफ़ी मज़ेदार तो होता है लेकिन क़ुव्वत मुदाफ़ियत से भी भरपूर होता है और उनको रिकमेंड किया जाता है कि आप ये ज़रूर खाएं। और इसके साथ साथ चूँकि हमने बताया आपको कि दौरान हमल में ये मदद फराहम करता है, थकावट दूर करता है, ब्लड प्रेशर को भी आपको ये नॉर्मल करने में खासा मदद कर सकता है, आंतड़ियों के लिए मुफीद है, तो फिर डाइजेस्टिव सिस्टम भी बेहतर होगा। और इसके साथ साथ जिस तरह से हम ब्लड प्रेशर की बात कर रहे हैं तो वो ब्लड प्रेशर में भी ये आपको खासा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। जो भी मैंने चीज़ें देखी है ना नेचुरली, मतलब जिस हम जिक्र कर रहे हैं फ्रूट, ड्राई फ्रूट्स का या फिर सब्जियों का, वो आपकी तमाम जो बड़ी डिजीज़ हैं जिसमें हार्ट है, कैंसर है, डाइजेस्टिव सिस्टम के मसाइल हैं, वो इनमें तमाम चीज़ें आप देख लें वो सब में फ़ायदेमंद होती हैं। बिल्कुल। अब सिंघाड़े के बारे में उसे एनर्जी बूस्टर भी कहा जाता है। सो यू डोंट नीड आर्टिफिशियल एनर्जी बूस्टर्स। अगर आप सिंघाड़े खा रहे हैं तो आपकी थकावट को ये दूर भगाता है और ज़ख्मों से खून के बहाव को कंट्रोल करने में भी मतवाज़न सोडियम के बायस ब्लड प्रेशर और पानी को रेगुलेट करता है। और इसका जो सफ़ूफ है, अगर जो वाइट गूदा है उसको आप पीस के सफ़ूफ बना लें तो वो खांसी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन जहाँ हम आपको एक चीज़ के, एक फल के या किसी भी चीज़ के बहुत ज़्यादा फ़ायदे बताते हैं, वहीं पर कुछ नुकसानात होते हैं, कुछ एहतियातें होती हैं, वो भी आपके साथ शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इन तदबीरों को अपनाने की ज़रूरत तो होती है जिसका इंसार किसी भी फ़र्द के इंजाम हाजमा पर होता है, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम पर होता है। लेकिन 10 से 15 ग्राम सिंघाड़े से ज़्यादा अगर आप खाएंगे तो दैट्स गोना बी डेंजरस फॉर यू। बिल्कुल, क्योंकि आप पे एक मिकदार है, मुनासिब मिकदार है, वही आपने इसमें खानी है। तो इस पर आपको मैदे का दर्द भी महसूस हो सकता है। अगर आपने 100 रुपये या 200 रुपये की अकेली खा ली है ना तो भी आपको दर्द भी हो सकता है। तो इसलिए अकेले नहीं खाने, किसी के साथ शेयर करना है, उससे ये फ़ायदा होगा कि आप सेहतमंद भी रहेंगे और आप इसको एंजॉय भी कर सकेंगे। फिर इसमें एक एडिशन ये है कि अगर आपने इसको खाया है तो फिर थोड़ी देर इसके बाद पानी ना पिए। जिस तरह तरबूज के बाद फ़ौरन पानी नहीं पीते हैं, वो फिर आपको थोड़ा सा भारीपन महसूस होता है। इसी तरह सिंघाड़ा अगर खाया आपने तो फिर आप फ़ौरन उसके ऊपर पानी मत पीजिए। बिल्कुल। और एक और बड़ा ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहती है या जिन लोगों की डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हैं वो इससे ज़रा थोड़ा सा दूर रहें, क्योंकि ये खाने से जो है वो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम मज़ीद ख़राब हो सकता है। और शुगर पेशेंट के लिए भी एक और एहतियात है, और वो प्रिकॉशन ये है कि शुगर पेशेंट इसकी मिकदार को बहुत मुतदल रखें, बड़ा मुनासिब मिकदार में इसको खाएँ। ज़्यादा खाएँगे तो आपके लिए ये नुकसानदेह हो सकता है। बिल्कुल। और इसके साथ साथ अगर आपने जब ख़रीदना है तो भी एक चीज़ जहन में रखनी है कि जब आप ख़रीद रहे हों तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि वो थोड़ा मजबूत हों, उसमें झुर्रियाँ ना हों और कहीं से नरम ना हो, क्योंकि अक्सर पुराने भी पड़े होते हैं जब आप ख़रीद रहे होते हैं तो आपको मालूम नहीं होता। तो जो थोड़ा सा सख्त होगा वही आप ख़रीदिए, वरना जब आप इसको खाएँगे तो फिर उसमें आपको थोड़ा प्रॉब्लम भी हो सकता है, पेट के दर्द में भी उसमें एडिशन हो सकती है, क्योंकि अगर वो पुराना है या फिर ताज़ा नहीं। बिल्कुल। और एक सीमल हाशमी आपको एहतियात बताने लगी हैं, उनको ज़रूर याद रखिएगा। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि कोशिश करें कि कच्चे सिंघाड़े खरीदें और ख़ुद घर में बॉईल करें। तो ये हेल्थ कंसर्न्स के हवाले से ख़ास तौर पर कोविड-19 के दिनों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि प्लीज़ बाज़ार की चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, और अगर सिंघाड़े खाने का दिल करे ख़ुद बॉईल कीजिए, ख़ुद उसके छिलके उतारें और आराम से एंजॉय करें। कोई टेंशन नहीं होगी आपको कि पता नहीं किस पानी में बॉईल किया है या नरम है या पुराना हो गया है। तो वो भी जो भी हम बता रहे थे आपको एहतियात, वो भी आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी कि अगर आप जो है इसमें डायरेक्टली कच्चे ही ले लें तो मेरा ख्याल बेहतर है। बिल्कुल सही। इसी के साथ साथ हम आगे बढ़ेंगे और अपनी अगली स्टोरी की तरफ चलेंगे। एक स्टोरी जो ओवर द वीकेंड हमने सुनी और 2-4 दिन से इस्टेब्लिश हो रही थी, जिस पर ये बात हो रही थी कि एक नौजवान 22 साला नौजवान से
60 साल बुजुर्ग खातून की शादी करा दी गई। ऑल्दो स्टार्ट में जब रिश्ता हुआ था तो 18 साल लड़की की तस्वीर दिखाई गई। जी, अब ये मामला है कि खातून 60 साल की क्यों थी, क्या ये कोई मामला फ्रॉड का है, धोखा दिया गया है, या फिर ये मालूम था दोनों फैमिलीज़ को, ये चीज़ें क्लियर नहीं है। सोशल मीडिया पर इस पर बहुत बात हो रही है, तो हमने सोचा कि क्यों ना इनसे डायरेक्ट बात की जाए। तो इसलिए हमारे नुमाइंदे हाफिज़ सालेह उनके साथ मौजूद हैं इस जोड़े के साथ। उन्हीं से हम जानते हैं कि ये मामला है क्या, किसने शादी करवाई और क्या मामला है, हमें हाफिज़ बताएंगे। जी हाफिज़ सालेह। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं विहाड़ी का ये नवाही इलाका है, करमपुर का मौज़ा है अमीपुर, जहाँ पे गुज़श्ता रोज़ एक अजीब जो है अनोखी शादी हुई है कि 20 साल लड़की बाप को दिखाकर उसके बेटे का निकाह जो है वो 60 साल खातून के साथ किया गया। इस वक्त हमारे साथ अल्लाह दिता मौजूद है, हम इनसे जानते हैं। अच्छा बाबा दसो की मसला होया, तुहानू किन्ने लड़की विखाई है, तो लोग कौन सीगे ते तुसी पैसे किन्ने दिते ने? असी जी अपना 70,000 रुपये दिता है। लड़की मेरे ख्याल 20 साल की लड़की सी ते इस फराड होया गया ते अपना वो साढ़े बशीर भट्टल वो भी नाल सी। अच्छा बाबा ये दसो कि तुसी कोई रिपोर्ट वगैरह दर्ज करवाई है या तानू उन्होंने कोई चीज़ दी नाल? कोई शय नहीं दी। इस जिस खातून के साथ इसका निकाह हुआ है शाहिद का, उस खातून को वो खातून भी यहाँ पे मौजूद है, लेकिन उसके साथ कुछ भी नहीं दिया गया। यहाँ पे वो खातून भी मौजूद है और उसके साथ उसका खामद भी मौजूद। अच्छा शाहिद दस, तेरी शादी जी तेरे बाप ने किंदे नाल करनी सी ते किंदे नाल हुई है? सारे नाल फराड हो गए, दुख हो गए, उस लड़की नाल करनी आई। अच्छा ये बता रहे हैं कि 20 साल लड़की के साथ शादी होनी थी लेकिन फ्रॉड हो गया, जिसकी वजह से जो है वो ये खातून जो है मौजूद है। अच्छा बीबी तेरा नाम की है? मेरा नाम नुसरत है जी। मैं इनके घर काम कुम करदी सा, मैनू इन्हें दिखाई ने अपनी साली ते दे ने मैनू दिता नुकरानी भलेट के ने ठगी मार ली। वो कौन लोग ने जिन्हें तुहाडे नाल ठगी कीती है? जुल्फकार राई 46 चक वाला। बिल्कुल ये खातून नुसरत बीबी जो जिसका इसके साथ निकाह हुआ है, और इसमें बड़ी अजीब सी बात यह है कि जो निकाह नामा है ना तो वो दर्ज हुआ है, ना ही कहीं पे किसी किस्म के ना तो साइन हुए हैं, ना अंगूठे लगाए गए। तो ये अनोखी शादी है जिसके अंदर ये एक ही कमरा इस वक्त दिखाया जा रहा है कि जिसके अंदर ये रहते हैं, माँ बाप भी इनके रहते हैं। लेकिन इससे अल्लाह दिता की तरफ से यही कहना है कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ, 20 साल लड़की दिखाकर 60 साल खातून के साथ मेरे बेटे का निकाह किया, जिसकी वजह से मेरे बेटे की ज़िंदगी जो है वो अब अबतर होती जा रही है। लिहाजा अरबाब इख्तियार से ये उनसे ये गुजारिश है कि मेरे बेटे के साथ और मेरे साथ इंसाफ किया जाए। अरबाब इख्तियार ने क्या इंसाफ करना है। बहुत शुक्रिया हाफिज़ सालेह, आप हमारे साथ मौजूद थे। लेकिन लोग खुद ही मतलब अगर इतने मुझे नहीं समझ आई ये पूरी स्टोरी कि वो कह रहे हैं, खातून भी कह रही है मेरे साथ धोखा हुआ, दूल्हा भी कह रहा है मेरे साथ धोखा हुआ, बाप भी कह रहा है मेरे साथ धोखा हुआ। धोखा किया किसने? मेरे साथ भी धोखा हो गया, मुझे भी नहीं पता लगा कि ये क्या मामला है, क्योंकि देखिए रजिस्टर अगर निकाह नहीं हुआ हाँ, तो फिर दैट मीन्स कि अभी ये चीज़ ऑफिशियल नहीं है, इसमें अभी भी कुछ कन्फ्यूजन है, भाम है, उसको दूर करना चाहिए। और जिन्होंने भी ये निकाह करवाया है उनको ये इस चीज़ पर क्लैरिटी लानी चाहिए, क्योंकि दोनों ही फरीक कह रहे हैं कि जी हमसे धोखा हो गया, तो इसका मतलब है कि इसकी वैलिडेशन जो है वो काफ़ी कंफ्यूज है और उस पर क्वेश्चन मार्क है। बिल्कुल सही, लेकिन हमने पूरी फैमिली की स्टोरी जो है वो आपके सामने लाकर पेश कर दी ताकि आप खुद जज कर सकें, देख सकें सिचुएशन को। फिलहाल आपसे इजाज़त चाहेंगे, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।